आरव, रिवोन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। ये वास्तव में आरव था। मैंने नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी पहले से ही मध्य चरण की आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। ऐसा लगता है कि 9 हेवन रोड पर उसे जो लाभ मिला वो मुझसे भी अधिक था। जैसा कि अपेक्षित था, मुझे इसे सारक्यूई क्षेत्र में चुनौती देनी चाहिए थी। ईशान ने चुपचाप आप भरते हुए सोचा। मार्शल पथ पर जितनी जल्दी और जितने अधिक स्वर्गीय दावों को समझा जाता है, उतनी ही अधिक उसकी भविष्य की उपलब्धियां स्वाभाविक रूप से होती है। स्वर्ग के अंतर्गत सभी असंख्य साधना विधियां स्वर्गीय दावों की समझ के एक निश्चित क्षेत्र से मेल खाती है। पर्पल माउंट तलवार कला एक अत्यंत गहन तलवार कला थी। यदि वह इसे सारक्यूई क्षेत्र में समझ सकता था, तो ईशान की भविष्य की उपलब्धियां संभवतः और भी अधिक हो सकती थी। यह ठीक इसलिए था क्योंकि ईशान ने 9 हेवन रोड पर तलवार का ध्यान महसूस किया था कि बाद में उसकी साधना तेजी से बढ़ती गई, क्योंकि उसने जो स्वर्गीय दावों को समझा था वो उसके वर्तमान क्षेत्र से कहीं अधिक था। इसने उसकी साधना की गति को सामान्य लोगों से कहीं अधिक आगे निकलने दिया। बेशक इस तरह की साधना की गति असीमित नहीं थी। जैसे जैसे समय के साथ स्वर्गीय दावों को समझने की उसकी गति कम होती गई और स्वर्गीय दावों के बारे में उसका क्षेत्र और समझ धीरे धीरे एक संतुलन पर पहुंचती गई, उसकी साधना की गति भी स्वाभाविक रूप से कम होती गई। ये एक निश्चित परिणाम था, चाहे ईशान कितना भी अधिक राक्षसी क्यों न हो। क्षेत्र जितना ऊंचा होता है, स्वर्गीय दावों को समझना उतना ही कठिन होता है। दिव्य क्षेत्र में उन शीर्ष प्रतिभाओं ने भी ऐसे समय का अनुभव किया जब मानवीय प्रयास काम नहीं करते। निचले क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए। आरव स्वाभाविक रूप से इस भाग्य से बच नहीं सकता था, लेकिन उसने जो स्वर्गीय दांव समझा था वो अंतहीन दुनिया के मार्शल कलाकारों के समान स्तर का नहीं था। इसलिए उसे अब इस समस्या के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा आरव को अपने क्षेत्र को बढ़ाने की जल्दी नहीं थी। इसका कारण यह था कि वो स्वर्गीय दांवों को नए सिरे से समझ रहा था। दक्षराज का क्षेत्र वस्तुतः औषधीय गोलियों का ढेर लगा हुआ था। उस समय उसने स्वर्गीय दांवों को समझने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। वो जानता था कि कैसे, लेकिन क्यों नहीं। अब जब आरव ने मार्शल पथ पर कदम रखने का संकल्प लिया था, तो जाहिर है कि वो इस तरह की गलती फिर से नहीं करेगा। अन्यथा आरव के स्वर्गीय दांव क्षेत्र के साथ वो औषधीय गोलियों का उपयोग करके कुछ ही वर्षों में शिखर पर वापस आ सकता था। आरव की सुधार गति पहले से ही इतनी तेज थी कि ये अन्य लोगों की नजर में अविश्वसनीय थी, लेकिन वो खुद जानता था कि ये कितनी धीमी थी। आरव अपने पिछले जन्म में किए गए होमवर्क को कछुए की गति से पूरा कर रहा था। आरव ने कल्पना भी नहीं की थी कि प्रभाकर के तुरंत हार मान लेने से मामूली गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। वो जीतने के तुरंत बाद प्लेटफॉर्म नंबर 31 पर पहुंचा। चूंकि वो खाली था और उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो और बंसल चाची और भतीजी एक साथ रोहन का मैच देखने आए। इस समय रोहन प्लेटफॉर्म पर दूसरी पार्टी के साथ भीषण लड़ाई में उलझा हुआ था। आरव का प्रतिद्वंद्वी नंबर 31 राकेश था, जो 7वें स्तर का आत्मा संघन क्षेत्र मार्शल कलाकार था। संप्रदाय के मुख्य शिष्यों में ऐसी ताकत वाले मार्शल कलाकार को रोहन जैसे नवागंतुक को हराना चाहिए, लेकिन वास्तविकता यह थी कि हालांकि उसने पहल की, लेकिन वो रोहन को हराने में असमर्थ रहा। रोहन कोई प्रतिभाशाली मार्शल कलाकार नहीं था। इसके बजाय वो एक दृढ़ निश्चयी और समझदार मार्शल कलाकार था। हालांकि मंच पर धीरे धीरे हार के संकेत दिखने लगे थे, फिर भी उसने अपनी आखिरी सांस को थामे रखा और अपनी हार मान लेने से इनकार कर दिया। इतने लंबे समय तक हमला करने के बावजूद उसे नीचे न गिरा पाने के कारण राकेश भी काफी चिंतित था। आरव का विश्व दृष्टिकोण आश्चर्यजनक रूप से उच्च था। उसने एक ही नजर में अखाड़े की स्थिति को समझ लिया। सीनियर अप्रेंटिस भाई रोहन के लिए अब ये अच्छा नहीं लग रहा है। संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद ये उसकी पहली लड़ाई है। अगर वो हार जाता तो ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका होता, है ना?
गौतमी ने भी रोहन की खराब स्थिति को स्पष्ट रूप से देखा और कुछ चिंतित होकर कहा। आरव मुस्कुराया और कहा, शांत रहो। रोहन भाई की ताकत इससे कहीं अधिक होनी चाहिए। वो निश्चित रूप से कुछ कार्ड छिपा रहा है। हाँ, तुम्हें कैसे पता? सीनियर अप्रेंटिस भाई रोहन तुम्हें नहीं बताएगा कि उसके पास क्या तुरुप के पत्ते हैं, है ना? मैं अनुमान लगा रहा हूं, आरव ने ईमानदारी से कहा। फिर से अनुमान लगा रहे हो? आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि दूसरों के पास तुरुप के पत्ते हैं। वो नंबर 31 स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र में है। सीनियर अप्रेंटिस भाई रोहन के पास जो भी तुरुप के पत्ते हैं वे शायद पहले ही इस्तेमाल हो चुके हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि अब तक लड़ने के बावजूद उन्होंने अपने तुरुप के पत्ते भी इस्तेमाल नहीं किए हैं? गौतमी ने कुछ अविश्वास से कहा। मैच शुरू हुए बहुत लंबा समय बीत चुका था। ये उस चरण से बहुत पहले की बात है जब वे एक दूसरे की जांच करते थे। अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए रोहन के लिए किसी भी तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल न करना असंभव था, है ना? इस्तेमाल किया हुआ तो जरूर इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन रोहन निश्चित रूप से अपने दुश्मन के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करेगा। देखते रहो और तुम देखोगे। आरव अब गौतमी की तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि अखाड़े में चल रहे मैच पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उस समय जब सुकेश ने श्यामनगर राज्य में आरव को चेतावनी दी थी, तो एक बात सही थी, और वो ये कि संप्रदाय के मुख्य शिष्यों की ताकत वाकई बहुत ज्यादा थी। रोहन की युद्ध शक्ति पहले से ही बहुत शक्तिशाली थी। युद्ध में भाग लेना भोजन करने जैसा था। अब जब वो 9 हेवन रोड से आगे निकल गया और 1 महीने से ज्यादा समय तक एकांत में रहा, तो उसकी ताकत में पता नहीं कितनी वृद्धि हुई। अगर श्यामनगर के महान मार्शल अकादमी के मानक की बात करें, तो रोहन द्वारा 7वें स्तर के आत्मा संघ क्षेत्र को 5वें स्तर के आत्मा संघ क्षेत्र के रूप में चुनौती देना कुछ ऐसा था जिसे आसानी से पूरा किया जा सकता था। लेकिन अब राकेश का सामना करते हुए रोहन ने अपनी लगभग सभी चालें समाप्त कर ली थी, लेकिन कोई लाभ नहीं उठा सका। अगर रोहन के पास और चालें नहीं होती तो हार जल्द या बाद में तय थी। इससे यह देखा जा सकता था कि संप्रदाय के मुख्य शिष्य कितने शक्तिशाली थे। बेशक यह रोहन की ओर से आरव को महसूस हो रहा था। जब वो अपने प्रतिद्वंदी का सामना कर रहा था, तो उसे वास्तव में ऐसा नहीं लगा कि दूसरा पक्ष बहुत मजबूत है। आखिरकार आरव इन तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों की दुनिया में भी नहीं था। मंच पर राकेश ने रोहन को पहले ही एक कोने में धकेल दिया था। स्थिति बहुत निराशाजनक लग रही थी और समय गंवाने का खतरा था। कितना परेशान करने वाला नया छात्र। वास्तव में मुझे इस हद तक मजबूर करने में सक्षम होना, आप पूरी तरह से गर्व कर सकते हैं। इसके बाद हारने वाले समूह में जाओ। बर्निंग फ्लेम पाम। यह देखते हुए कि रोहन की हार निश्चित थी, राकेश ने दूसरे पक्ष को एक ही झटके में नीचे गिराने का फैसला किया। यह बर्निंग फ्लेम पाम एक अग्नि विशेषता सुपीरियर ग्रेड दूसरे स्तर मार्शल तकनीक थी। इसकी ताकत अविश्वसनीय थी। एक ही हथेली की चाल के तहत लाल रंग का एक खिंचाव वास्तव में रोहन के कोने में भर गया। यह देखा जा सकता था कि तापमान कितना अधिक था। जिस तरह से राकेश ने इसे देखा, रोहन के पास निश्चित रूप से इस हथेली के नीचे हार मानने का परिणाम तय था। लेकिन तभी राकेश की आंखों में विस्मय प्रकट हुआ। रोहन ने अपनी आंखें बंद की और ऐसे ही आगे की ओर एक साधारण मुक्का मारा। एक बहुत ही साधारण मुक्का जिसमें जरा भी बल नहीं था, लेकिन यह मुक्का ही था जिसने उसके बर्निंग फ्लेम पाम द्वारा बनाए गए उच्च तापमान को आसानी से कुचल दिया। यह एक साधारण मुक्का था जिसने उसकी रक्षा को अजेय गति से तोड़ दिया। उसकी छाती पर जोरदार प्रहार किया। धमाका। राकेश पीछे की ओर उछला और बेहोश हो गया। कई सांसों के बाद एल्डर सेठी की आवाज फिर से सुनाई दी। प्लेटफॉर्म नंबर 31 नंबर 170 जीतता है। आरव ने रोहन की इस मुट्ठी को देखा और मंद मंद मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इस व्यक्ति की समझने की क्षमता वाकई कोई साधारण किस्म की शक्तिशाली नहीं थी। रोहन ने वास्तव में उस उंगली से कुछ मनसा समझ लिया था जिससे वो चिराग को संकेत देता था। इसके अलावा रोहन ने आरव की तलवार की मंशा को सफलतापूर्वक अपनी मुट्ठी की मंशा में बदल दिया और वो एक ऐसा रास्ता तय कर पाया जो उसका अपना था। भविष्य में अगर रोहन इस मुट्ठी की मंशा को पूरा कर पाता तो उसकी उपलब्धियां निश्चित रूप से असाधारण होती। हालांकि इस तरह की खुद से बनाई गई मुट्ठी की मंशा वाली सड़क पर चलना आसान नहीं था। यह मुश्किल आम लोगों की तुलना में 10 गुना, यहां तक कि दसियों गुना ज्यादा थी। लेकिन एक बार जब वो इस सड़क पर चल पड़ा तो रोहन निश्चित रूप से भविष्य में एक क्षेत्र का पावर हाउस बन जाएगा। कम से कम
शून्य को चकनाचूर करना और दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रोहन वास्तव में ऐसी परिस्थिति में जीत गए। वाकई कमाल है, गौतमी ने चौंक कर कहा। आरव, रोहन ने अभी जो मुक्का मारा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह कुछ उस तरह का है? अनुपमा ने अनिश्चितता से कहा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सही है। उसने वास्तव में गुप्त रूप से सीखा और एक मुट्ठी की मंशा बनाई जो उसकी है। हे, अगर रोहन नहीं गिरता है तो वो भविष्य में पूरी दुनिया का सबसे मजबूत पावर हाउस बन सकता है। जब आरव ने यह कहा तो अनुपमा और गौतमी के रोंगटे खड़े हो गए। अंतहीन दुनिया का सबसे शक्तिशाली पावर हाउस किस तरह की अवधारणा थी? उनके वर्तमान क्षेत्र के साथ यह बस अकल्पनीय था। तभी एक हंसाई दी। अंतहीन दुनिया का सबसे शक्तिशाली पावर हाउस? तुमने वास्तव में ऐसा कहने की हिम्मत की? बगल से ठंडी हंसी आई। आरव ने देखा तो एक युवक दिखाई दिया जिसका चेहरा नक्काशीदार जेड जैसा सुंदर था, लगभग 18 या 19 साल का। यह व्यक्ति बिल्कुल ईशान था, जिसके पास करने के लिए कुछ और नहीं था। एल्डर सेठी के घर से निकलने के बाद उसने 9 हेवन रोड रो के दूसरे चैलेंजर को देखने के लिए आने का फैसला किया। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वो यहां पहुंचने के तुरंत बाद आरव को बकवास करते हुए सुनेगा। आरव केवल मुस्कुराया और कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। हाँ, ये वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई इसे मजाक के रूप में ही ले। चूंकि आरव ने ऐसा कहा था, इसलिए ईशान वास्तव में इसे आगे नहीं बढ़ा सका। दुनिया का सबसे शक्तिशाली पावर हाउस बनना सभी मार्शल कलाकारों की जीवन भर की आकांक्षा थी। आरव की भविष्यवाणी कुछ हद तक चौंकाने वाली लग रही थी, लेकिन वास्तव में इसने महत्वपूर्ण अनिवार्यताओं को नुकसान नहीं पहुंचाया। ईशान ने आरव को आका। उसे कुछ महसूस हुआ और उसने पूछा, तुम आरव हो? इस बार चौंकने की बारी आरव की थी। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई मुझे जानते हैं। लगता है कि मेरा अनुमान वास्तव में सही था। मेरा नाम ईशान है। आपको मेरे बारे में सुनना चाहिए था। ईशान ने शांत भाव से कहा। ऐसे शब्द जो दबंगई से भरे थे, केवल ईशान जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति ही इसे कहने की हिम्मत कर सकते थे। हालांकि यह थोड़ा अजीब था, लेकिन यह एक तथ्य था। आरव ने वास्तव में उसके बारे में पहले भी सुना था। आरव की अभिव्यक्ति थोड़ी ठंडी हो गई। उसने नहीं सोचा था कि उसके सामने ये युवक वास्तव में मुख्य शिष्यों की रैंकिंग में नंबर 1 था। तो ये वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ईशान है। कल उसने ईशान की वीरता के बारे में सुना था, लेकिन उसे आज उससे मिलने की उम्मीद नहीं थी, सिवाय इसके कि वह यहां क्यों आया। आरव के रवैये से ईशान थोड़ा नाखुश हुआ। आमतौर पर जब नए शिष्य पहली बार उससे मिलते थे तो उनमें से अधिकांश मंत्रमुग्ध और प्रशंसा भरी नजर से देखते थे, लेकिन आरव ने ऐसा नहीं किया। यह बराबरी का आदान प्रदान था। हालांकि वो 9 हेवन रोड से आगे निकल गया और उसकी प्रतिभा उत्कृष्ट थी, वो आखिरकार केवल चौथे स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र था। क्या उसने सोचा था कि वो पहले से ही उसके बराबर हो सकता है? एक नवागंतुक के रूप में क्या उसे अधिक विनम्र नहीं होना चाहिए? इस व्यक्ति के लिए कुछ भी कर पाना कठिन होगा। ईशान ने अपने दिल में आरव को ऐसा मूल्यांकन दिया। स्काई मैपल ने हमेशा ईशान को अपनी प्रतिभा के कारण आत्माभिमानी नहीं होने की शिक्षा दी, अन्यथा उसकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से सीमित होंगी। यह व्यक्तित्व में दोषों के बारे में बात नहीं कर रहा था जो साधना को प्रभावित करते हैं, लेकिन एक व्यक्तित्व जहां कोई व्यक्ति अपनी क्षमता के अत्यधिक आत्मविश्वास में काम करता है, वो आसानी से हर चीज को नीचा देखता है। ऐसा व्यक्ति आसानी से असफलताओं का सामना करेगा। कुछ लोग असफलताओं का सामना करने में बहादुर बन जाते हैं, जबकि बहुत कम प्रतिभाशाली लोग जो अपनी प्रतिभा के कारण अभिमानी होकर बड़े हो पाते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे असफलताओं को सहन नहीं कर सकते थे। ईशान में अहंकार की झलक थी, लेकिन वो कभी भी लापरवाह नहीं था। जब उसकी ताकत कम होती थी तो वो अपने से बड़ों का सम्मान करना जानता था। दूसरों को खुद से आंकते हुए ईशान को स्वाभाविक रूप से लगा कि आरव दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अपनी प्रतिभा पर निर्भर है। ईशान ने केवल सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने रोहन की ओर इशारा करते हुए पूछा, तुमने कहा कि वो अंतहीन दुनिया का सबसे शक्तिशाली पावर हाउस बन सकता है, क्यों? सिर्फ उस एक मुक्के के आधार पर? मैंने भी वो मुक्का पहले देखा था। हालांकि ताकत अच्छी थी, लेकिन क्या यह कहना हास्यास्पद नहीं है कि वो उस आधार पर अंतहीन दुनिया का सबसे शक्तिशाली पावर हाउस बन सकता है? अगर आरव ने कहा कि वो अंतहीन दुनिया का सबसे शक्तिशाली पावर हाउस बन सकता है, तो ईशान निश्चित रूप से इसे हंसी में उड़ा देगा और फिर अपनी आस्तीनें झटक कर चला जाएगा। इतना घमंडी व्यक्ति उसके, ईशान के, ध्यान के लायक नहीं था।
लेकिन आरव ने पहले रोहन के बारे में बात की, न कि अपने बारे में। इससे ईशान को काफी उत्सुकता हुई। आरव को नहीं लगा कि ईशान ने सच में ये बात मान ली है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या सीनियर अप्रेंटिस भाई ईशान वाकई जानना चाहते हैं? ये क्यों है? ईशान ने कहा, बेशक। मैं जानना चाहता हूं कि आप बकवास कर रहे हैं या नहीं, या फिर आप अपनी बात पर कायम रह सकते हैं। आरव ने सिर हिलाया और कहा, सीनियर अप्रेंटिस भाई ईशान भी पर्पल माउंट तलवार कला का प्रशिक्षण लेते हैं, है ना? ठीक है, आप ये नहीं कह रहे हैं कि मेरी तलवार की नीयत की तुलना उनकी मुट्ठी की नीयत से नहीं की जा सकती, है ना? ईशान ने आरव के शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को सुना। हालांकि आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, एक निश्चित दृष्टिकोण से मुझे डर है कि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ईशान की तलवार की नीयत वास्तव में भाई रोहन की मुट्ठी की नीयत से मेल नहीं खा सकती। जब आरव ने यह कहा तो न केवल ईशान बल्कि अनुपमा और गौतमी को भी लगा कि यह बहुत ही बेतुकी बात है। ईशान को पर्पल माउंट तलवार कला की गहरी समझ थी। यह संभवतः उस रोहन से कैसे तुलना नहीं कर सकता था जिसने अभी अभी 9 हेवन रोड को साफ किया था। ईशान क्रोधित नहीं हुआ। इसके बजाय उसने पूछा, किस दृष्टिकोण से? यदि आरव ने जो कहा वो उचित था तो वो स्वाभाविक रूप से बता सकता था। यदि ये बकवास था तो उसे बातचीत जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, अपने आप से पूछो, तुम्हारी तलवार की नीयत की तुलना पूर्वज श्याम सुंदर नाथ से कैसे की जा सकती है? बेशक ये तुलना से बहुत दूर है। पूर्वज श्याम सुंदर नाथ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। मैंने अभी तक जो तलवार की मंशा समझी है वो उनकी 60% से ज्यादा नहीं है। क्यों? आप ये नहीं कहेंगे कि रोहन पूर्वज श्याम सुंदर नाथ की बराबरी कर सकता है ना? वो बराबरी कर सकता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन भविष्य में शायद उसे पूर्वज श्याम सुंदर नाथ की ऊंचाई तक पहुंचने का मौका मिलेगा। घबराएं नहीं वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, मेरी बात सुनिए। हालांकि हमारे पूर्वजों के तरीके अच्छे हैं, लेकिन जो आपका है वो सबसे मजबूत होंगी। हो सकता है कि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ये सुनने को तैयार ना हो, लेकिन आपका पर्पल माउंट तलवार मनसा कभी भी पूर्वज श्याम सुंदर नाथ के दायरे तक नहीं पहुंच पाएगा, चाहे आप कितना भी प्रशिक्षण लें, क्योंकि ये तलवार की मंशा उन्हीं की बनाई हुई है। दूसरी ओर रोहन के लिए उसका मुट्ठी का इरादा पहले ही पर्पल माउंट तलवार कला से अलग हो चुका है और उसे एक मार्शल पथ और मनसा मिल गया है जो सिर्फ उसका है। यदि वो निरंतर इस मार्ग को पूर्ण कर सके तो उसकी भावी उपलब्धियां कम से कम पुरखे श्याम सुंदर नाथ की ऊंचाई की होंगी। आरव ने आगे कहा, रोहन की मुट्ठी की मंशा में पहले से ही सच्ची मंशा का प्राथमिक रूप है। ईशान इसके पहले भी तिरस्कारपूर्ण भाव दिखा रहा था, लेकिन अंत में उसका चेहरा पूरी तरह से गंभीर हो गया। जब तक उसने 2 शब्द नहीं सुने, सच्ची मंशा, ईशान पूरी तरह से अवाक होकर आरव को देखता रहा। पूरी अंतहीन दुनिया में सच्ची मंशा रखने वाले मार्शल कलाकारों की संख्या एक हाथ की उंगलियों पर गिनी जा सकती है। सच्ची मंशा रखने वाले मार्शल कलाकार सभी किंवदंतियां हैं। ईशान के ज्ञान के अनुसार उत्तरी क्षेत्र में केवल कुछ ही शक्तिशाली अस्तित्वों के पास अपना सच्चा इरादा था, लेकिन अब आरव उसे बता रहा था कि उस साधारण दिखने वाले युवक के पास वास्तव में सच्चा इरादा था। हालांकि ये केवल प्राथमिक रूप था, लेकिन पूरे दक्षिणी क्षेत्र में यह काफी भयानक था। कोई भी स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं कर सकता था कि स्वर्गीय दांव क्या था, लेकिन मार्शल कलाकार कुछ चीजों के माध्यम से अपने स्वर्गीय दांव को समझ सकते थे। सच्चा इरादा उन चीजों में से एक था। पर्पल माउंट तलवार का इरादा वास्तव में एक प्रकार का सच्चा इरादा था। शून्य तलवार का इरादा भी इसी तरह का सच्चा इरादा था, जो आरव का खुद का था। एक बार जब कोई व्यक्ति चरम सीमाओं तक सच्चे इरादे को समझ लेता है तो शून्य को चकनाचूर करना और दिव्य क्षेत्र में चढ़ना एक सरल मामला था। इसलिए यही कारण था कि आरव ने कहा कि रोहन संभवतः भविष्य में अनंत दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता है। हालांकि ईशान अब शक्तिशाली था, लेकिन वो किसी और व्यक्ति के मार्ग पर चल रहा था। यदि वो स्वयं से संबंधित एक सच्चे इरादे को नहीं समझ सकता था तो उसके लिए श्याम सुंदर नाथ से आगे निकलना कभी भी संभव नहीं होगा। दूसरे लोगों ने जो सच्चा इरादा समझा, चाहे उसकी समझ कितनी भी गहरी क्यों न हो, उससे आगे निकलना असंभव था। दूसरे लोगों की बातें सीखना वास्तव में एक प्रकार का शॉर्टकट था, लेकिन इस तरह का शॉर्टकट आसानी से किसी को एक मृत अंत तक ले जा सकता है। बेशक अगर कोई कुछ भी नहीं सीखता है और पतली हवा से सच्चे इरादे को समझना चाहता है तो यह असंभव रूप से कठिन होगा, जब तक कि वे आरव जैसे राक्षसी व्यक्ति न हों
जिन्होंने आसमान को भरते हुए गिरती पंखुड़ियों के दृश्य को देखकर एक प्रकार का सच्चा इरादा समझा हो। इसके अलावा आरव स्पष्ट रूप से ईशान को यह नहीं बताएगा कि पर्पल माउंट तलवार कला और शून्य तलवार इरादे को मिलाने से शून्य तलवार इरादा पहले से ही एक सर्वोच्च सच्चे इरादे के प्राथमिक रूप से सुसज्जित था। सर्वोच्च सच्चा इरादा सच्चे इरादे से भी कहीं ज्यादा ऊंचे स्तर का अस्तित्व था। दक्षराज जैसी औषधीय गोलियों का इस्तेमाल करने वाले दिव्य राजा को छोड़कर लगभग हर दिव्य राजा के पास शक्ति का अपना सर्वोच्च सच्चा इरादा था। कुछ दिव्य राजाओं के पास एक से ज्यादा तरह के सर्वोच्च सच्चे इरादे भी थे, जैसे कि स्पिरिट ब्रिस्टल दिव्य राजा। उसने अकेले ही 4 तरह के सर्वोच्च सच्चे इरादे समझ लिए थे। इन 4 तरह के सर्वोच्च सच्चे इरादों को आत्मा ब्रिस्टल 9 यंग दिव्य कला से समझा गया था। इसलिए जब उसने 9 सन बर्निंग हेवन प्रदर्शित किया तो उसकी शक्ति इतनी अविश्वसनीय थी कि यह अकल्पनीय थी। लेकिन वर्तमान आरव ने सर्वोच्च सच्चे इरादे के एक प्रकार को भी पूरी तरह से नहीं समझा था। यह देखा जा सकता था कि उसके और उन शिखर स्तर के दिव्य राजाओं के बीच कितनी बड़ी असमानता थी। हालांकि आरव के लिए सर्वोच्च सच्चे इरादे के प्राथमिक रूप को समझने में सक्षम होना पहले से ही बहुत अविश्वसनीय था। जब वो मार्शल पद को फिर से विकसित कर रहा था, किसी को यह जानना था कि उसने मूल रूप से अपने पिछले जीवन में किसी भी सर्वोच्च सच्चे इरादे को नहीं समझा था। बस इस बिंदु के आधार पर वो अन्य अनंत दुनिया के मार्शल कलाकारों से अलग नहीं था। सारक्यूई क्षेत्र में एक सर्वोच्च सच्चे इरादे को समझने में सक्षम होना अंततः उसकी राक्षसी धारणा के कारण था। इस पहलू पर रोहन की समझ की क्षमता आरव की तुलना में समान स्तर पर भी नहीं थी। बेशक ईशान को यह भी नहीं पता था कि सर्वोच्च सच्चा इरादा क्या है, क्योंकि अंतहीन दुनिया में किसी ने भी पहले कभी सर्वोच्च सच्चे इरादे को नहीं समझा था। शायद कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने शून्य को चकनाचूर करने के बाद दिव्य क्षेत्र में सर्वोच्च सच्चे इरादे को समझा था, लेकिन वे लोग अब अंतहीन दुनिया में नहीं थे। इसके अलावा इसकी संभावना इतनी कम थी कि यह नगण्य थी। हर दिन अनगिनत लोग दिव्य क्षेत्र में चढ़ते थे। हालांकि शायद एक भी व्यक्ति ऐसा न हो जो 10 मिलियन लोगों के बीच सर्वोच्च सच्चे इरादे को समझ सके। इससे यह देखा जा सकता है कि सर्वोच्च सच्चे इरादे को पाना कितना कठिन था। यदि सर्वोच्च सच्चे इरादे के बिना आरव आत्मा संघनन क्षेत्र शक्ति के साथ स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा को कैसे जुटा सकता था? यह स्वर्गीय दांव के साथ प्रतिध्वनि थी। जब ईशान ने आरव के शब्द सुने तो उसके दिल में इससे बड़ा झटका नहीं हो सकता था। आप कैसे जानते हैं कि यह एक सच्चे इरादे का प्राथमिक रूप है? क्या आप इसे समझ सकते हैं? ईशान पूछने से खुद को रोक नहीं सका। आरव ने बेपरवाही से जवाब दिया, बेशक। भले ही वो पहले से ही तैयार था। आरव को इतनी स्वाभाविकता से यह कहते हुए सुनकर ईशान को अभी भी लगा कि यह बहुत अविश्वसनीय था। छोटे से 10 राज्य संगठन समूह ने वास्तव में 2 अद्वितीय प्रतिभाओं को जन्म दिया, जिनके पास एक ही बार में एक सच्चे इरादे का प्राथमिक रूप था। यदि वे भविष्य में सच्चे इरादे को पूरी तरह से समझ सकते हैं, तो क्या 10 राज्य संगठन समूह अनंत दुनिया में नंबर एक महान संप्रदाय नहीं बन जाएगा? ईशान ने सहज रूप से महसूस किया कि आरव ने भी एक सच्चे इरादे के प्राथमिक रूप को ही समझा है। आखिरकार सच्चे इरादे को समझना बहुत मुश्किल था। आरव की उम्र के साथ एक सच्चे इरादे के प्राथमिक रूप को समझना पहले से ही बहुत स्वर्ग विरोधी था। सच्चे इरादे को पूरी तरह से समझना कैसे संभव हो सकता है? ईशान को स्पष्ट रूप से यह नहीं पता था कि रोहन सच्चे इरादे के प्राथमिक रूप को समझ सकता है। इसका कारण पूरी तरह से आरव के जाने से पहले की उस एक उंगली थी, न कि 9 हेवन रोड की वजह से। यहां तक सोचोकर ईशान खुद को धिक्कारने से नहीं रोक सका। उसने हमेशा सोचा था कि वो एक बेजोड़ अद्वितीय प्रतिभा है और निश्चित रूप से भविष्य में अपने दादा की इच्छा को पूरा करेगा, 10 राज्य संगठन संप्रदाय को ऊपर ले जाएगा। लेकिन अब सच्चे इरादे के प्राथमिक रूप को समझने वाला व्यक्ति वास्तव में वो नहीं था, बल्कि 2 शिष्य थे जो धर्मनिरपेक्ष दुनिया के डोजो से आए थे। अपने रास्ते पर चलना, ईशान ने खुद से कहा। उसकी नजर धीरे धीरे स्थिर होती जा रही थी। उसने आरव को देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम दोनों के साथ मैच का इंतजार कर रहा हूं। जब समय आएगा तो मैं देखूंगा कि अपने रास्ते पर चलना क्या कहलाता है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शुरू में से ही यही मेरी इच्छा है। यहां आरव का मतलब था कि वो नई पीढ़ी को कुछ सहायता प्रदान करेगा, जैसे बाद में वह सब 10 राज्य संगठन संप्रदाय को आगे बढ़ने के बाद संभाल सकते हैं। ऐसे करके आरव का
मार्शल हॉल पूर्वज जयशंकर से की हुई वादा पूरा हो पाएगा। इसलिए आरव ने बातचीत की आखिरी में ईशान से कहा, शुरू में से मेरी यही इच्छा है, जैसे कि विशाल दुनिया की अनगिनत राक्षसी प्रतिभा को पहले से ही जानकर ईशान शुरू से ही उसकी लक्ष्य ऊंची कर सके। हालांकि भविष्य में ईशान कोई सच्ची इरादा को समझता है कि नहीं, ये उसकी ऊपर है। आरव अभी से ही 10 राज्य संगठन संप्रदाय की भविष्य को सुदृढ़ करने का अपना दायित्व निभाना शुरू कर दिया है, जैसे कि कुछ पिल फॉर्मूला का सहायता, रोहन, चिराग और ईशान जैसे प्रतिभाशाली युवा को अपना सितेज को उच्च करने में सहायता करना इत्यादि। लेकिन वे सब कहां तक जाएंगे, ये उनकी प्रतिभा और ऊंची सोच के ऊपर ही निर्भर करता है। ईशान के जाने के बाद रोहन भी मंच से नीचे उतरा। जब उसने आरव को देखा तो रोहन के चेहरे पर अनायास ही शर्मिंदगी के भाव उभर आए। हालांकि उसकी मुट्ठी का इरादा उसे समझ में आ गया था, लेकिन इसका आधा श्रेय आरव के सिर पर गया। आरव की उंगली में चिराग को मार्गदर्शन देने का इरादा था, जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को दिखा रहा हो, एक दृश्य चित्रण। चूंकि रोहन ने वहां से खुद से संबंधित एक मुट्ठी के इरादे को समझा, इसलिए आरव को उसका आधा स्वामी माना जा सकता था, जबकि वो जानता था कि आरव बहुत राक्षसी है। रोहन को उसे अपना स्वामी मानने में बहुत अजीब लगा। हां, अभी अभी जो मुट्ठी थी वो बहुत अच्छी थी। एक सच्चे इरादे के प्राथमिक रूप को समझने में सक्षम होना आपकी अपनी क्षमता है, उलझन में पड़ने की जरूरत नहीं है। आरव ने रोहन की अजीबता को स्पष्ट रूप से देखा और हंसते हुए उसे अनदेखा कर दिया। रोहन की निगाहें संकुचित हो गई, शर्मिंदगी का वो निशान गायब हो गया और वो चौंक कर बोला, सच्चे इरादे का प्राथमिक रूप? भाई तुम कह रहे हो मैंने सच्चे इरादे को समझ लिया? अब तक रोहन को अभी भी पता नहीं था कि वो पहले ही एक व्यापक मार्ग पर कदम रख चुका है, लेकिन रोहन को न जानने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। यह था कि अंतहीन दुनिया में वास्तव में बहुत कम मार्शल कलाकार थे जिनके पास सच्चे इरादे थे। इसके अलावा मार्शल कलाकार जिनके पास सच्चे इरादे थे, वे ज्यादातर अपनी संपत्ति को संजोते थे। उनके लिए इसे आरव की तरह सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना स्वाभाविक रूप से असंभव था। यह भी था कि रोहन को नहीं पता था। हालांकि रोहन इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट था कि उसके लिए सच्चे इरादे को समझना क्या मायने रखता है। बुरा नहीं, हालांकि ये अभी भी बहुत उथला है, लेकिन पहले की मुट्ठी में वास्तव में सच्चे इरादे का प्राथमिक रूप पहले से ही है। आरव ने पुष्टि की। एक निश्चित उत्तर पाकर रोहन का पूरा शरीर कांप उठा और वो उत्साह से कांपने लगा। अभी तो आरव ये भी कह रहा था कि तुम भविष्य में अनंत दुनिया के सबसे शक्तिशाली पावर हाउस बन सकते हो, गौतमी ने हंसते हुए बीच में कहा। रोहन ने आश्चर्य से आरव को देखा। उसने नहीं सोचा था कि उसका खुद का मूल्यांकन वास्तव में इतना अधिक था। फिर समस्या आई, अगर वो अनंत दुनिया का सबसे शक्तिशाली पावर हाउस बन सकता था तो आरव के बारे में क्या? सिर्फ उस एक उंगली के आधार पर रोहन ने अपने और आरव के बीच की असमानता को गहराई से समझा। अगर वो अनंत दुनिया का सबसे शक्तिशाली पावर हाउस भी बन सकता है तो आरव किस ऊंचाई तक पहुंचेगा? अगर वो पहले से ही सच्चे इरादे के प्राथमिक रूप को समझ गया था तो क्या इसका मतलब ये नहीं था कि आरव ने जो उंगली दिखाई थी वो असली सच्ची मंशा थी? यहां तक सोचते हुए रोहन ने ठंडी सांस ली। हां, तुम लोग देखो वो कितना उत्तेजित है कि वो बोल भी नहीं सकता, गौतमी ने उपहास किया। रोहन शर्मा गया, लेकिन आरव मुस्कुराया और बोला, सच्चे इरादे के प्राथमिक रूप को समझना तो बस शुरुआत है, भविष्य की राह अभी लंबी है। अगर कोई पूरी तरह से सच्चा इरादा बनाना चाहता है तो उसे आम लोगों की तुलना में 10 गुना 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। रोहन ने सिर हिलाया और कहा, हां, चाहे यह रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, मैं अंत तक चलूंगा। रोहन का संकल्पित हृदय बहुत दृढ़ था। आरव इस बात को समझ सकता था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा नहीं बोलेगा। हालांकि रोहन अभी भी अपने दिल में निराश था। दूसरे लोगों को सच्चे इरादे को समझने से पहले 10 गुना 100 गुना मेहनत करनी पड़ती है। फिर आरव क्या? सच में लोगों की तुलना करना घिनौना है। सामान की तुलना करो और तुम्हें उन्हें फेंकना पड़ेगा। ओह ठीक है, तुम्हारा पहला इरादा उच्च क्रम का होना चाहिए। अभी तक कोई नाम दी हो रोहन भाई? आरव ने अचानक पूछा। रोहन ने अपना सिर हिलाया। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि मैं सच्चे इरादे को समझ पाया हूं। नाम क्यों होगा? चूंकि ऐसा है तो मैं तुम्हें एक नाम देता हूं, आरव ने कहा। तार्किक रूप से कहें तो किसी के सच्चे इरादे को खुद ही नाम दिया जाना चाहिए। आरव का यह अनुरोध बल्कि दुस्साहसपूर्ण था, लेकिन रोहन जानता था कि आरव जल्दबाजी करने वाला व्यक्ति नहीं है,
इन शब्दों का निश्चित रूप से गहरा अर्थ था। इसके बारे में सोचते हुए रोहन ने सिर हिलाया और कहा, मैं बस इतना ही मांग सकता था। पहले मैंने देखा कि तुम्हारी मुट्ठी के इरादे ने तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी द्वारा बनाए गए छोटे से अग्नि क्षेत्र को आसानी से चकनाचूर कर दिया। इसकी ताकत बेहद शक्तिशाली है। मुझे लगता है बस इसे ब्रेकिंग फिस्ट कहो, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। ब्रेकिंग फिस्ट मुट्ठी का इरादा। रोहन ने इस नाम पर विचार किया। उसकी आंखें धीरे धीरे साफ हो गई और उसने खुशी से कहा, भाई आरव को यह नाम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेकिंग फिस्ट, इन दो शब्दों में उसकी सारी समझ समाहित थी। साथ ही इससे यह भी पता चल गया कि आज से उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है। दूसरे राउंड में आरव का प्रतिद्वंद्वी नंबर 49 था। आरव के पहले राउंड में जीतने के कारण वो स्वतः ही विजेता समूह में शामिल हो गया। विजेता समूह के मार्शल कलाकारों ने कोर शिष्यों की स्थिति स्थापित की, जबकि पहले राउंड में पराजित शिष्यों को हारने वाले समूह में द्वंद्व युद्ध से गुजरना होगा। हारने वाले समूह को भी लगातार प्रतिस्पर्धा जारी रखनी थी, जब तक कि अंतिम राउंड तक 5 विफलताएं न हो जाए। उन्हें शीर्ष 5 बाहरी संप्रदाय शिष्यों के साथ मैच से गुजरना होगा। विजेता कोर शिष्य की स्थिति को बनाए रखते हैं, जबकि हारने वाले स्वतः ही बाहर हो जाते हैं और बाहरी संप्रदाय शिष्य बन जाते हैं। विजेता समूह को शीर्ष 3 के जन तक इसी तरह प्रतिस्पर्धा जारी रखनी थी। शीर्ष 3 शिष्य कुलीन शिष्यों में से अंतिम 3 के साथ द्वंद्व युद्ध करेंगे। विजेता कुलीन शिष्य बन जाएगा और हारने वाला मुख्य शिष्य बन जाएगा। ऐसी क्रूर रैंकिंग प्रणाली, चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, आप भी बिल्कुल भी ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं करेंगे। बस थोड़ा सा आराम करें और आप दूसरों से आगे निकल जाएंगे। यहां तक कि प्रभाकर जैसे आलसी प्रकार के मुख्य शिष्य भी साधना करने में बहुत समय लगाते हैं, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब वे बाहर हो जाएंगे। अगर आरव फिर से ये राउंड जीत जाता तो वो शीर्ष 50 में प्रवेश कर जाता। ये मत देखिए कि 200 मुख्य शिष्य कैसे थे। वे सभी जो लगातार 2 राउंड जीतकर शीर्ष 50 में प्रवेश कर सकते थे, वे सभी दुर्जय लोग थे। जो लोग कीचड़ भरे पानी में मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं, वे मूल रूप से दूसरे राउंड में बाहर हो जाते थे, भले ही वे पहले राउंड को पार करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हों। आरव के प्रतिद्वंद्वी का नाम नरेश वात्रा था, जो 8वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट था। पिल बैरक का आदेश भी 8वें स्तर के आत्मा संघन क्षेत्र में था, लेकिन नरेश वात्रा की तुलना में उनकी ताकत का उल्लेख करने लायक भी नहीं था। पृथ्वी बैरक में नरेश वात्रा की ताकत ऊपरी स्तर पर थी। उन 9वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र और शीर्ष 9वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र विशेषज्ञों के अलावा नरेश वात्रा को मूल रूप से सबसे मजबूत माना जाता था। पिछली भव्य प्रतियोगिता में नरेश वात्रा को दूसरे दौर में करारी हार मिली थी। अब जब उसकी ताकत में एक और पर्याप्त सुधार हुआ है, तो उसने इस भव्य प्रतियोगिता के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया था, वो तीसरे दौर में प्रवेश करना था। जब उसने सामने 4थे स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र का आरव को देखा, तो वो बहुत राहत महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। ये वास्तव में स्वर्ग से एक उपहार था। आप नंबर 52 है? नरेश वात्रा को अचानक याद आया। क्या उसका प्रतिद्वंद्वी नंबर 52 नहीं था, जो पहले राउंड में जीतने वाला पहला व्यक्ति था? आरव जानता था कि वो क्या सोच रहा था, और वो हंसते हुए कहने से खुद को रोक नहीं सका, बेशक, अन्यथा मैं यहां क्यों खड़ा होता? नरेश वात्रा बहुत आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका और उसने कहा, 4थे स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र की ताकत। आप पहले राउंड को पास करने वाले पहले व्यक्ति कैसे थे? वास्तव में सीनियर अप्रेंटिस भाई ईशान से तेज होने के लिए मेरे प्रतिद्वंद्वी ने कुछ दिन पहले ही मेरे साथ लड़ाई की थी। वो जानता था कि वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने सीधे हार मान ली। आरव ने इसे छिपाया नहीं और ईमानदारी से जवाब दिया, तो ये मामला है, तो आपकी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि आपका प्रतिद्वंद्वी ह्यूमन बैरक के सबसे कमजोर लोगों में से एक था, है ना? नहीं तो आपकी ताकत के साथ जीतना बहुत मुश्किल होगा। नरेश वात्रा ने अनजाने में ही भावुक होकर आह भरते हुए कहा। वो आह भर रहा था कि आरव की किस्मत अच्छी थी और ये भी कि उसकी अपनी किस्मत अच्छी थी। दूसरे राउंड में ऐसे प्रतिद्वंद्वी से मिलना, क्या ये भगवान की इच्छा नहीं थी? नरेश वात्रा ये कल्पना करने से खुद को रोक नहीं पाया कि अगर उसकी किस्मत थोड़ी बेहतर होती और तीसरे राउंड में उसका सामना करने वाला प्रतिद्वंद्वी उससे थोड़ा कमजोर होता, तो शायद वो 4थे राउंड में भी प्रवेश कर सकता था। ये उसके जीवन का एक ऐतिहासिक क्षण होता। आरव का नाम पहले से ही पील हॉल एल्डर के बीच व्यापक रूप से फैला हुआ था, लेकिन मुख्य शिष्यों के बीच
वो वास्तव में इतना प्रसिद्ध नहीं था। जबकि इन कुछ दिनों में एल्डर उसे लगातार ढूंढ रहे थे, आरव ने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया था। इसलिए ऐसे बहुत कम लोग थे जो वास्तव में मुख्य शिष्यों के बीच आरव को पहचानते थे। बेशक भले ही नरेश वात्रा को आरव के बारे में पता हो, लेकिन इससे आरव की ताकत के बारे में उसके फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रभाकर की तरह कचरा को नरेश वात्रा उसे एक हाथ से निपटा सकता था। हालांकि इस कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई की ताकत अविश्वसनीय थी और वो युद्ध के लिए रैंकों को पार कर सकता था। फिर भी वो उससे लड़ने के लिए 4 छोटे क्षेत्रों को पार करने की कोशिश करने के लिए थोड़ा अकुशल था। आरव को नरेश वात्रा की छोटी सी सोच के बारे में कैसे पता नहीं चल सकता था? उसने इसका खुलासा नहीं किया और बस मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, किस्मत वाकई बुरी नहीं है। दूसरा पक्ष खुश था कि उसका भाग्य अच्छा था। इस संप्रदाय की भव्य प्रतियोगिता के लिए कई दौर थे। पीछे के प्रतिद्वंद्वी लगातार मजबूत होते जा रहे थे। अगर वो सीधे किसी विशेषज्ञ से टकराता तो थकावट बहुत अधिक होती। उन शीर्ष 9वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र और अर्धचरण क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र के विरोधियों को हराना इतना आसान नहीं था। और अब आरव का लक्ष्य कोई और नहीं बल्कि ईशान और अन्य 2 थे। ठीक इसी समय एल्डर सेठी की आवाज एक बार फिर गूंजी। दूसरा दौर शुरू होता है। आरव और नरेश वात्रा ने एक दूसरे को सलाम किया। दूसरा दौर आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। सलाम करने के बाद नरेश वात्रा ने कोई हरकत नहीं की। वो अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़ा हो गया और उदारता से कहा, जूनियर अप्रेंटिस भाई, पहले एक चाल चलो। मुझे डर है कि मेरे एक चाल चलने के बाद आपको फिर से मौका नहीं मिलेगा। शायद उसे इस तरह के कमजोर दुश्मन का सामना करने के लिए कुछ हद तक खेद महसूस हुआ। इसलिए नरेश वात्रा ने महसूस किया कि आरव को पहले हमला करना चाहिए। आरव को उम्मीद नहीं थी कि नरेश वात्रा इतनी उदारता से पहल करने की जिम्मेदारी उसे सौंप देगा। वो अचंभित हुए बिना नहीं रह सका और उसने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? नरेश वात्रा ने सिर हिलाया। बेशक, मैं नरेश वात्रा अपने शब्दों से कभी पीछे नहीं हटूंगा। आरव ने अनिश्चितता से कहा, तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, आरव की आकृति तुरंत 9 आरव में बदल गई। 9 तलवारों का नो रुख, नो हमला। आरव ने हल्की चीख मारी। तलवार की रोशनी की 9 धारियां अव्यवस्थित रूप से उड़ी और सीधे नरेश वात्रा की ओर बढ़ी। नरेश वात्रा में अभी भी शुरुआत में एक विशेषज्ञ का व्यवहार था, लेकिन जब उसने देखा कि 9 तलवार की किरणें आसमान और धरती को ढक रही हैं, तो वो तुरंत फूट फूट कर रो पड़ा। अगर वो पहल करता तो वो अभी भी कुछ समय के लिए आरव से भिड़ सकता था, लेकिन नरेश वात्रा आरव की बड़ी मारक चाल को रक्षात्मक स्थिति से कैसे रोक सकता था? सभी को जानना होगा कि जब आरव अभी भी सारक्यूई क्षेत्र में था, तो उसने एक बार बलबंत को पीछे धकेलने के लिए इस चाल का इस्तेमाल किया था। अब जबकि आरव पहले से ही 4थे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में था, तो 8वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र के नरेश वात्रा इस रुख की ताकत के खिलाफ कैसे बचाव कर सकते थे? नरेश वात्रा ने 3 तलवार की किरणों को चकमा दिया और अपने हथियार का इस्तेमाल करके 2 तलवार की किरणों को रोका, इससे पहले कि अंत में 6ठी तलवार की किरण से मारा जाता। फिर 7वीं, 8वीं और 9वीं तलवार की किरण ने उसके शरीर पर ऐसे घाव कर दिए जैसे किसी पेड़ से सूखी शाखा को आसानी से तोड़ दिया गया हो। जबरदस्त प्रभाव ने उसे सीधे मंच से उड़ा दिया। अगर आरव दया नहीं दिखाता तो वो अब तक एक लाश बन चुका होता। आरव के वार से लेकर नरेश वात्रा के उड़ जाने तक समय एक पाल ही बीती थी। एक ही झटके में कुचल दिया। तुरंत जीत। प्लेटफॉर्म नंबर 49, नंबर 52 जीतता है। सबसे पहले एल्डर सेठी की आवाज फिर से सुनाई दी। नहीं, ये नंबर 52 कौन है? वो फिर से जीतने वाला पहला व्यक्ति क्यों है? अगर पहला राउंड किस्मत से हुआ था, तो आप दूसरे राउंड को कैसे समझाएंगे? ये मिस्टीरियस नंबर 52 कहां से निकल आया? बहुत अजीब है। सीनियर अप्रेंटिस भाई ईशान और सीनियर अप्रेंटिस बहन अनीशा अभी तक नहीं जीते हैं, और ये नंबर 52 पहले ही जीत गया। आरव की जीत ने फिर से हंगामा मचा दिया। ईशान के चेहरे पर हल्की सी उदासी छा गई और उसके हाथों में तलवार की गति बढ़ गई। 3 चालों के बाद ईशान ने अपने प्रतिद्वंद्वी को उड़ा दिया। दूसरे दौर में ईशान का दुश्मन 9वें स्तर का आत्मा संघनन क्षेत्र था। उसकी ताकत काफी अच्छी थी। वो पराजित होने से पहले 10वें वार तक जबरदस्ती टिका रहा। एक चाल में आरव की जीत की तुलना में वो स्वाभाविक रूप से बहुत धीमा था। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक सुंदर सिलहुट हवा के साथ नाच रहा था, लेकिन जब उसने एल्डर सेठी की आवाज सुनी तो उसकी हरकतें एक पल के लिए स्पष्ट रूप से धीमी हो गई। ये और कोई नहीं
ईशान के बाद मुख्य शिष्यों में नंबर 2 अनीशा थी। तुरंत बाद केवल उस लचीले व्यक्ति को कई बार गति करते हुए देखा। इसी तरह 3 चालों के बाद अनीशा जीत गई। अगर एल्डर सेठी ने आवाज नहीं लगाई होती तो ठीक रहता, लेकिन जब से उन्होंने आवाज लगाई है, उन शिष्यों के लिए यह दुखद हो गया है जो शीर्ष 10 को चुनौती दे रहे थे। ये आवाज सुनकर शीर्ष 10 शिष्यों की युद्ध शक्ति इतनी बढ़ गई जैसे कि वे उत्तेजक दवाओं पर हों। यह दूसरा दौर था। शीर्ष 10 के सामने आने वाले प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत नहीं होंगे। एक बार जब वे भड़क गए तो साधारण शिष्य कैसे उनका सामना कर सकते थे? 1 और 2 की गिनती के साथ वे सभी हार गए। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और उसके बगल के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अलग थलग अनीशा मानसिंह ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक दुर्लभ यात्रा की और ईशान के साथ बातचीत शुरू कर दी। ईशान, पहला दौर समाप्त होने के बाद मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें दूसरे मैच देखने के लिए जाते देखा। अनीशा मानसिंह हमेशा ईशान से आगे निकलना चाहती थी और उसे अपना एकमात्र प्रतिद्वंद्वी मानती थी। इसलिए उसने उसे कभी सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर ईशान नहीं कहा, हमेशा ईशान को नाम लेकर बुलाती थी। ईशान वर्तमान में अपनी आंखें बंद करके स्वास्थ्य लाभ ले रहा था। अनीशा मानसिंह ने सवाल पूछा। यह देखकर उसने आंखें खोली और उसे देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, नंबर 52 एक दिलचस्प प्रतिद्वंद्वी है। शायद वो इस भव्य प्रतियोगिता में सबसे बड़ा डार्क हॉर्स बनेगा। जूनियर अप्रेंटिस बहन अनीशा, आपको सावधान रहना होगा। ईमानदारी से कहूं तो ईशान पहले भी आरव को थोड़ा कमतर समझता था, लेकिन यह सुनकर कि आरव ने सच्चे इरादे के प्राथमिक रूप को समझ लिया है, यह कम आंकना स्वाभाविक रूप से दूर हो गया। वे सभी जो सच्चे इरादे के प्राथमिक रूप को समझ सकते थे, वे उल्लेखनीय प्रतिभाशाली थे। इसके अलावा सच्चे इरादे को समझने के बाद युद्ध में जाना उतना ही आसान था जितना खाना पीना। उसने इस दौर में एल्डर सेठी से आरव के प्रतिद्वंद्वी के बारे में पहले ही जान लिया था। हालांकि नरेश की ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन आरव से तुरंत हार जाना भी एक तरफ से कई मुद्दों का संकेत था। आरव के पास वास्तव में उसके साथ बैठकर दांव के बारे में बहस करने की योग्यता थी। अनीशा मानसिंह की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसने ईशान को कभी इस तरह के लड़ाई के इरादे से नहीं देखा था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि ईशान उस रहस्यमयी नंबर 52 से लड़ने के लिए बहुत उत्सुक था? लेकिन क्या यह संभव था? संप्रदाय के सभी शिष्यों की ताकत के बारे में सभी को बहुत पहले से ही पता था। जो उभर सकते थे वे पहले ही उभर आए थे। वे आज तक क्यों इंतजार करते? क्या यह नंबर 52 नया हो सकता है? अनीशा मानसिंह की ताकत और हैसियत के कारण उसकी नजर हमेशा सिर्फ कुलीन शिष्य की स्थिति पर ही टिकी रहती थी। जो भी शिष्य संप्रदाय में नया आता, वो उसकी चिंता करने की जहमत भी नहीं उठा सकती थी। वो स्वाभाविक रूप से आरव और रोहन को नहीं जानती थी। सिवाय इसके कि नए शिष्य ईशान के मुकाबले में कैसे हो सकते हैं? अगर कोई नया आधे कदम क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र विशेषज्ञ आता है तो उसके लिए उसके बारे में कुछ भी न सुनना असंभव था, है ना? ईशान ने अपनी बातों को विस्तार से नहीं बताया और अनीशा मानसिंह हैरान रह गई। क्या आप इस नंबर 52 की पहचान जानते हैं? वो कौन है? अंगद ने उत्सुकता से पूछने से खुद को नहीं रोक पाया। उसे आरव कहा जाता है। वो किस तरह का व्यक्ति है मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप और मैं बहुत जल्द जान जाएंगे। नरेश को तुरंत हराने में सक्षम होने के कारण वो हमारे लिए एक दुर्जेय अपोनेंट हो सकता है, ईशान ने शांत भाव से कहा। अनीशा मानसिंह की सुंदर आंखें एक विस्मयकारी भाव प्रकट करते हुए दृढ़ हो गई। उसे पहले भी संदेह था कि ये नंबर 52 भाग्यशाली है या नहीं, और वो नए लोगों से टकरा गया। अनीशा मानसिंह नरेश का नाम भी जानती थी। 8वें स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र में उसकी ताकत असाधारण थी। तुरंत ही नरेश को मारने में सक्षम होने के लिए उसके पास उससे भिड़ने की ताकत थी। ठीक है, वापस जाओ और अच्छी तरह से आराम करो। अपनी स्थिति को उसके चरम पर समायोजित करो। यह भव्य प्रतियोगिता अतीत में किसी भी अन्य की तुलना में अधिक दिलचस्प होगी, ईशान ने अनीशा मानसिंह से एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। उसी समय कई लोग अनुमान लगा रहे थे कि ये नंबर 52 कौन है। कुछ लोग जो नरेश वात्रा से परिचित थे उनके पास गए। नरेश, मुझे याद है कि आप नंबर 49 है, तो क्या आपका प्रतिद्वंद्वी नंबर 52 था? ये नंबर 52 कौन है जो वास्तव में लगातार 2 राउंड जीतने वाला पहला व्यक्ति है? नरेश वात्रा के चेहरे पर उदासी थी और उसने कहा, मैं कैसे जान सकता हूं कि वो कौन है? वैसे भी उसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है। वो आपसे और मुझसे भी छोटा है। उसे नया होना चाहिए, लेकिन उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। मेरी राय में वो कम से कम शीर्ष 10 में तो आ ही सकता है।
ये सुनकर पूछने वाले व्यक्ति के चेहरे पर अविश्वास की लकीरें उभरी और उसने कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? शीर्ष 10 की स्थिति को कौन हिला सकता है? तुम अपनी हार का बहाना नहीं ढूंढ रहे हो, है ना? यह सुनकर नरेश ने ठंडी हंसी उड़ाई और कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो देखो। बाकी चीजों को एक तरफ रखकर सिर्फ अपनी उस बेहतरीन चाल के आधार पर तुरंत 9 सिलहुट में बदल जाना और 9 तलवारों की किरणें छोड़ना, जिनमें से हर एक दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली है, सिर्फ उस एक चाल के आधार पर वो शीर्ष 10 में भी आ सकता है। यह सुनकर वो शिष्य बहुत चौंक गया और बोला, नहीं, इतना अविश्वसनीय? क्या ये कोई नया उभरा हुआ शीर्ष स्तरीय आधे कदम क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र विशेषज्ञ हो सकता है? नरेश ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, वो केवल चौथे स्तर के आत्मा संघन क्षेत्र में है। यह सुनकर वो शिष्य जोर से हंस पड़ा और बोला, नरेश वात्रा, क्या उसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया? क्या तुम चौथे स्तर के आत्मा संघन क्षेत्र से हार गए और तुम ये भी कहते हो कि वो शीर्ष 10 में प्रवेश कर सकता है? नरेश के मुंह का कोना फड़क उठा, लेकिन उसने तिरस्कार पूर्वक कहा, क्या तुम दूसरे दौर में भी नहीं हारे गए? चूंकि तुम्हारे पास वैसे भी करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मेरे साथ उस नंबर 52 को प्रतिस्पर्धा करते हुए देखो और तुम देखोगे। ये सुनने के बाद वो शिष्य और भी उत्सुक हो गया और स्वाभाविक रूप से अस्वीकार नहीं करना चाहता था। इसलिए वो नरेश के साथ मिलकर आरव की प्रतियोगिता मंच खोजने चला गया। तीसरा राउंड 50 से 25 तक था। अगर कोई तीसरा राउंड पास कर लेता है तो इसका मतलब यह भी होगा कि वो शीर्ष 25 रैंकिंग में प्रवेश कर सकता है। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जो पहले कभी कभी भाग्यशाली होते थे और उन्हें कमजोर विरोधियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन फिल्टरिंग के 2 राउंड के बाद तीसरे राउंड में प्रवेश करने वाले शिष्य सभी बहुत शक्तिशाली थे। भले ही कमजोर ताकत वाले लोग 2 राउंड पास करने के लिए भाग्यशाली हों, फिर भी तीसरे राउंड को फिर से पास करने की संभावना लगभग 0 होगी। यह तीसरा राउंड वास्तव में एक विभाजन रेखा थी। तीसरे राउंड को पास करने में सक्षम होने का मतलब था कि वे मुख्य शिष्यों में शीर्ष सोपानक थे, जबकि अन्य शिष्य तीसरे राउंड को पास करने वाले शिष्यों की तुलना में कम उत्कृष्ट नहीं थे। लेकिन असमानता बहुत स्पष्ट हो जाएगी। फिल्टरिंग के 2 राउंड के बाद हारने वाले कई शिष्यों को अब मैचों में भाग लेने की आवश्यकता नहीं थी। उनमें से काफी संख्या में आगामी मैचों को देखने के लिए कुछ लोकप्रिय प्लेटफार्मों पर एकत्र हुए, और इस समय जिस मंच पर आरव अपना मैच शुरू करने वाला था वो पहले से ही कई शिष्यों से घिरा हुआ था। इससे आरव कुछ हद तक हैरान हो गया। आरव ने सोचा कि सबसे लोकप्रिय मंच ईशान का होना चाहिए। उसके पक्ष में इतने सारे लोग क्यों इकट्ठे हुए थे? क्या ऐसा हो सकता है कि उसका प्रतिद्वंदी बहुत लोकप्रिय है, इसलिए उसने सभी को देखने के लिए आकर्षित किया? जिसके बारे में बात करते हुए इस दौर में आरव का प्रतिद्वंदी नंबर 14 था। ये एक बहुत शक्तिशाली अपोनेंट होना चाहिए। अरे, क्या तुमने सुना? ये नंबर 52 वो नया शिष्य है जिसने संप्रदाय में प्रवेश करने के तुरंत बाद प्रभाकर के अंक छीन लिए। उसे आरव कहा जाता है। हाँ, मैंने भी सुना। मुझे वास्तव में नहीं लगा कि एक दूसरे स्तर का आत्मा संघनन क्षेत्र वास्तव में लगातार 2 दौर पास कर सकता है। इसके अलावा जीतने वाला पहला व्यक्ति, ये आदमी वास्तव में विकृत है। हम्फ, अभी भी द्वितीय स्तर का आत्मा संघन क्षेत्र, वो बहुत पहले चौथा स्तर का आत्मा संघन क्षेत्र था। क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं है? प्रभाकर के अंक छीनने के बाद वो 5 दिनों के लिए एकांत में जाने के लिए ए ग्रेड साधना कक्षों में चला गया। बाहर निकलने के बाद वो चौथे स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र में था। क्या वास्तव में ऐसी कोई चीज है? अविश्वसनीय, वास्तव में अविश्वसनीय। मुझे नहीं लगा कि इस बार ऐसा राक्षस वास्तव में संप्रदाय में प्रवेश कर गया है। हम कैसे बचेंगे? लेकिन भले ही वो चौथे स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र में घुस गया हो, लेकिन इतनी ताकत के साथ लगातार 2 राउंड को पार करना कैसे संभव है? इसके अलावा जीतने वाला पहला व्यक्ति बने। हे, क्या हम पहले प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे थे? अब मैं ये अच्छी तरह से देखना चाहता हूं कि ये नंबर 52 किन क्षेत्रों में दूसरों से आगे है। क्या आप जानते हैं कि इस बार उसका प्रतिद्वंदी कौन है? कौन? ये प्रतिद्वंदी नंबर 14 पृथ्वी बैरक में नंबर 1 व्यक्ति है, अंगद। सुधाकर और संतनु ने आमतौर पर कैसे बहुत बड़ा तमाशा खड़ा किया, इस पर ध्यान मत दीजिए। अंगद पूरे समय पृथ्वी बैरक की सबसे ऊपरी सीट पर मजबूती से बैठा रहा। अंगद वो शिष्य भी था जिसने संप्रदाय में प्रवेश करने के दिन आरव के लिए पृथ्वी बैरक में रहने की व्यवस्था की थी। जब आरव ने मंच पर अंगद को देखा तो वो अनायास ही अचंभित रह गया। आरव को देखकर अंगद भी उसी तरह स्तब्ध रह गया। दोनों एक दूसरे को अवाक होकर देखते रहे। थोड़ी देर बाद
अंगद ने कड़वी मुस्कान के साथ आरव को देखा और कहा, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि रहस्यमय नंबर 52 वास्तव में आप ही होंगे। हाँ, क्या क्या? वरिष्ठ भाई, आपका क्या मतलब है? मैं रहस्यमय नंबर 52 कब बन गया? अंगद की बातें सुनकर आरव को हैरानी हुई। अंगद अचंभित रह गया और बोला, प्रतियोगिता के 2 दौर के बाद आप पहले से ही सभी के केंद्र बिंदु बन गए हैं। क्या आपको यह नहीं पता? मंच के नीचे उन सभी वरिष्ठों और कनिष्ठों को देखें। उफ, मुझे लगा कि वे सीनियर अप्रेंटिस भाई अंगद के लिए यहां आए हैं। आरव ने असहाय भाव से कहा, वे क्यों आएंगे? पिछली प्रतियोगिताओं में हमेशा प्लेटफॉर्म नंबर 1 ही पहले जीतता था, लेकिन आपने पिछले 2 राउंड लगभग पहले ही पल में जीत लिए। दूसरों के लिए ध्यान न देना मुश्किल था। अंगद ने प्रशंसापूर्वक आह भरी। अंगद ने कभी नहीं सोचा था कि यह रहस्यमय नंबर 52 वास्तव में आरव था। इसके अलावा आरव वर्तमान में केवल 4थे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में है। वास्तव में पिछले 2 राउंड में आसानी से जीतने में सक्षम होने के लिए उसकी ताकत कितनी महान थी। भले ही वो आरव से 5 छोटे क्षेत्र ऊपर था, अंगद अनजाने में बल्कि दोषी बन गया, ये सोचकर कि वो अभी भी आरव के सामने कैसे श्रेष्ठ महसूस करता था। अब इसके बारे में सोचना हास्यास्पद था। हालांकि अंगद एक उदार व्यक्ति भी था। वो बहुत जल्दी सहज महसूस किया। उस समय सीनियर अप्रेंटिस भाई कार्तिक के कार्यों को याद करते हुए उन्होंने वास्तव में देखा कि कुछ असामान्यताएं थी। सबसे अधिक संभावना है सीनियर अप्रेंटिस भाई कार्तिक को उस समय पहले से ही पता था कि आरव की ताकत संभवतः स्वर्ग बैरक के स्तर तक पहुंच चुकी थी। अन्यथा वो आरव को कहाँ रखना है, इस पर संकोच क्यों करते? हालांकि क्या इसका मतलब ये नहीं था कि जब आरव दूसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में था तो वो पहले से ही उसका मुकाबला नहीं कर सकता था? ये वास्तव में कुछ ऐसा था जिसने लोगों को दुखी कर दिया। अंगद की बात सुनकर आरव को एहसास हुआ, तो यही बात है। मुझे लगा कि सीनियर अप्रेंटिस भाई अंगद के लोगों से अच्छे संबंध है और वे सीनियर अप्रेंटिस भाई अंगद की फाइट को देखने आए हैं। हाँ, जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव मुझे चिढ़ा रहे हैं। मेरे पास ऐसी क्षमताएं कैसे हो सकती है? दरअसल पिछली प्रतियोगिताओं में जिस जगह सबसे ज्यादा लोग इकट्ठा होते थे वो सीनियर अप्रेंटिस बहन अनिशा का मंच था, लेकिन इस बार हमारे मंच से नीचे के लोग शायद उससे आगे निकल जाए। अंगद ने भी मुस्कुराते हुए कहा, संप्रदायों में जो पहले पहुंचते थे वे मास्टर होते थे। हालांकि अंगद अनिशा से उम्र में बड़े थे, लेकिन उनकी ताकत बहुत कम थी। इसलिए उन्होंने दूसरे पक्ष को भी सीनियर अप्रेंटिस बहन कहकर संबोधित किया। आरव ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि सीनियर अप्रेंटिस बहन अनिशा अपनी प्रसिद्धि छीनने के लिए मुझे दोषी नहीं ठहराएंगी। बात करते हुए तीसरा दौर आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। दोनों पक्षों के सलामी देने के बाद अंगद ने कहा, जब मैंने जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव को देखा तो मैंने वास्तव में गलत अनुमान लगाया था। यह सोचना कि जूनियर की ताकत वास्तव में इतनी भयानक थी। हालांकि मैं बाद में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। मुझे उम्मीद है कि जूनियर अप्रेंटिस भाई कुछ मार्गदर्शन के मामले में कंजूस नहीं होंगे। आरव ने स्वाभाविक रूप से इसकी प्रबल आशा की। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी हिम्मत नहीं है। आपका यह छोटा भाई भी निश्चित रूप से पूरी ताकत से आगे बढ़ेगा। कृपया कृपया दोनों ने शुरू करने का इशारा किया, क्योंकि उनकी आभा अचानक बढ़ गई। पर्पल यांग क्लियर होवल। अंगद के हाथ में तलवार हिंसक रूप से कांप उठी और धीमी चीखों की लहरें उठीं। अनगिनत नीली तलवारें बाहर निकली जो सीधे आरव की ओर बढ़ रही थी। तुरंत ये एक अत्यंत भयंकर और तेज चाल थी। नहीं, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई अंगद ने तुरंत ही पर्पल यांग क्लियर होवल को आगे रखा। क्या यह बहुत हास्यास्पद नहीं है? इतनी भयंकर और तेज तलवार की हुई। क्या वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई अंगद ने पहले से ही पर्पल यांग क्लियर होवल को उत्तम चरण में प्रशिक्षित किया है? पर्पल यांग क्लियर होवल पर्पल माउंट तलवार कला की दूसरी परत में एक अत्यंत दुर्जेय चाल है। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई अंगद ने वास्तव में बिना किसी को पता चले ही इसे उत्तम चरण के लिए प्रशिक्षित कर लिया है। वास्तव में अर्थ बैरक की शीर्ष सीट होने के योग्य। बस इस कदम के आधार पर वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई अंगद शीर्ष 10 में शामिल हो सकते हैं और हेवन बैरक के शिष्य बन सकते हैं। ये कहना वाकई मुश्किल है। स्वर्ग में पागलों का झुंड। बैरकों को सामान्य ज्ञान से नहीं मापा जा सकता। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई अंगद में सुधार हो रहा है, लेकिन क्या वे स्थिर रहेंगे? अब जब आपने इसका उल्लेख किया है तो आप सही है। हालांकि क्या ये नंबर 52 इस पर्पल यंग क्लियर होवल की हमला को ले सकता है? ये शायद कठिन होने वाला है। नंबर 52 अविश्वसनीय है,
लेकिन आप और मैं दोनों इस उत्तम चरण पर्पल यंग क्लियर होवल की शक्ति को जानते हैं। सबसे अधिक संभावना है शीर्ष 10 में से विकृत समूह भी इस पर घुट जाएगा। ये आरव का पहली बार पर्पल माउंट तलवार कला चाल का सामना करने का मौका था। 9 हेवन रोड पर तलवार की मंशा को सीधे समझना इस तलवार कला की पूरी समझ रखने के बराबर था। उसे संप्रदाय में साधना पद्धति के लिए विनिमय करने की आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में पर्पल माउंट तलवार कला साधना विधियों का एक समूह था। इसमें कई मार्शल तकनीकें शामिल थी। 10 राज्य संगठन के संप्रदाय में कुल 4 परतें शामिल थी। प्रत्येक परत एक प्रमुख क्षेत्र से मेल खाती थी और साधना पद्धति की प्रत्येक परत में तलवार मार्शल कौशल के कई सेट शामिल थे। यह पर्पल यंग क्लियर होवल दूसरी परत में एक अत्यंत शक्तिशाली मार्शल तकनीक थी। प्रशिक्षण की कठिनाई अधिक थी और शक्ति अविश्वसनीय थी। इस मार्शल तकनीक को उत्तम चरण तक प्रशिक्षित करने में सक्षम होना अंगद की उल्लेखनीय ताकत को दर्शाता है। सिवाय इसके कि आरव से निपटने के लिए इस चाल का उपयोग करने में अभी भी कुछ कमी थी। हालांकि आरव का क्षेत्र अंगद से बहुत कम था। जब पर्पल माउंट तलवार मनसा की समझ की बात की गई तो अंगद अपने घोड़े को चाबुक मारकर भी आरव को नहीं पकड़ सका। 9 हेवन रोड पर वो अंतिम तलवार श्याम सुंदर नाथ की पर्पल माउंट तलवार मनसा की पूरी समझ थी। आरव ने उस तलवार कला को पूरी तरह समझ लिया था। इसका मतलब था कि वो पहले से ही इस तलवार के इरादे को समझने के मामले में श्याम सुंदर नाथ के समान ही ऊंचाइयों पर खड़ा था। अंगद की ये पर्पल यांग क्लियर होवल चाल 9 हेवन रोड पर अंतिम 333 चरणों के पहले 10% के मानकों से अधिक नहीं थी। अंतिम तलवार चाल से अंतर बहुत दूर था। बेशक अंगद का लाभ उसका साधना क्षेत्र था। 9वें स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र की चरम शक्ति के साथ एक तलवार चाल को उजागर करना, भले ही ये एक कचरा जैसी चाल हो, 4थे स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र को नुकसान भी बहुत बड़ा होगा। इस तथ्य को तो छोड़ ही दें कि पर्पल माउंट तलवार कला स्वयं अत्यंत शक्तिशाली थी। अब ये केवल आरव को घूमते हुए और अपनी तलवार को क्षैतिज रूप से घुमाते हुए देखना था। जो छोड़ा गया वो एक तलवार की किरण नहीं थी, बल्कि तलवार क्यूई की अनगिनत किरणें थी। हवा में नीली तलवार क्यूई की किरणें अंगद की फीकी पीली तलवार क्यूई से टकराईं। तलवार क्यूई की प्रत्येक धार टकराने के बाद ये कुछ भी नहीं बन जाती। कई सांसों के बाद अंगद द्वारा छोड़ी गई अनगिनत तलवार क्यूई में से एक भी आरव की तलवार क्यूई को पार करके आरव तक नहीं पहुंची। हे भगवान, उसने ये कैसे किया? नंबर 52 ने केवल एक तलवार का वार किया। पर्पल यंग क्लियर होवल ऐसे ही टूट गया? बहुत अकल्पनीय। क्या तुमने देखा? नंबर 52 से वो तलवार का वार कोई तकनीक भी नहीं थी। ये बस एक साधारण वार था। लेकिन उस तलवार के वार से इतनी तलवार ऊर्जा कैसे पैदा हो सकती है? मैं इसे और नहीं सह सकता। मैं इसे और नहीं सह सकता। ये नंबर 52 बहुत ही विकृत है। पर्पल यंग क्लियर होवल दूसरे लेयर में सभी चालों में तीसरे स्थान पर है और यह वास्तव में उसके द्वारा इतनी आसानी से तोड़ा गया था। पर्पल लाइटिंग एज और फ्रॉस्ट। तभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ईशान गुजराल ने धीमी आवाज में चिल्लाया और उसका प्रतिद्वंद्वी हार गया। तीसरे राउंड में नंबर 1 की जीत की घोषणा आखिरकार सबसे पहले हुई। सिवाय इसके कि पहले से ही ऐसी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। खुद ईशान गुजराल भी इस आवाज को सुनने के मूड में नहीं थे। वो सीधे प्लेटफॉर्म से नीचे उतरे और उस प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ गए जहां आरव और अंगद आमने सामने थे। फिनिक्स डांस 9 हेवन। तभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अनीशा ने भी इसी तरह चिल्लाया। उसके हाथों में लाल रेशम ने उसके दुश्मन को एक अजीबोगरीब तरीके से बांध दिया, उसे आसानी से हरा दिया। शीर्ष 10 में रैंक किए गए कई शिष्यों के साथ भी यही हुआ। वे सभी उस प्लेटफॉर्म को देखने के लिए दौड़ पड़े जहां नंबर 52 था। आखिर यह रहस्यमय नंबर 52 किस तरह का हस्ती था? इसी समय कुलीन शिष्यों के लिए प्रतिस्पर्धा भी चरम पर पहुंच गई। मुख्य शिष्यों की तरह कुलीन शिष्यों की संख्या हमेशा के लिए तय थी। सिवाय इसके कि हर समय सिर्फ 20 कुलीन शिष्य होते थे। इन 20 लोगों को संप्रदाय की भविष्य की उम्मीद कहा जा सकता है। कुलीन शिष्यों के लिए प्रतियोगिता मुख्य शिष्यों से अलग थी। हर बड़ी प्रतियोगिता में वे सभी घूमते हुए युद्धों में लड़ते थे। 20 लोग, यानी हर व्यक्ति को 19 घूमते हुए युद्धों का अनुभव करना था। जो अंत में सबसे ज्यादा मैच जीतता वो रैंक 1 होता और नीचे की 3 रैंकिंग वाले लोगों को शीर्ष 3 मुख्य शिष्यों के साथ एक अंतिम मैच से गुजरना पड़ता ताकि यह तय हो सके कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। कुलीन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मार्शल पोशाक पहने एक युवक ने मुट्ठी के सैल्यूट की झड़ी लगा दी। अपने प्रतिद्वंद्वी को तब तक पीटा
जब तक कि वो केवल वार को रोक नहीं सका और जवाबी हमला करने की थोड़ी सी भी ताकत नहीं बची, केवल ये देखने के लिए कि उसने अपनी मुट्ठी की गति वापस ले ली और धीमी आवाज में चिल्लाया, बाध्यकारी टायरेंट फिस्ट। तभी एक धमाके की आवाज आई और उसका प्रतिद्वंद्वी मंच से उड़कर नीचे गिर गया। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई तुषार, आपकी मुट्ठी की कला वास्तव में और अधिक शक्तिशाली होती जा रही है। ये बिल्कुल दोष रहित है, पराजित युवक ने बड़बड़ाते हुए कहा। जब वो पहले मंच पर था तो वो वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई तुषार अतुलनीय रूप से अत्याचारी था और उसकी आभा सभी जीवन को तुच्छ समझती थी। लेकिन वर्तमान में वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई तुषार पड़ोसी लड़के की तरह नम्र था। पहले और बाद में बहुत कुछ हुआ। दूसरों के लिए यह विश्वास करना कठिन था कि वे एक ही व्यक्ति थे। इस वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई तुषार को तुषार कहा जाता था, जो कुलीन शिष्यों का सुयोग्य नेता था। इस व्यक्ति के साथ आमतौर पर मिलना जुलना बहुत आसान था। वो किसी भी तरह से वरिष्ठ होने का दिखावा नहीं करता था। जो शिष्य उसे नहीं जानते थे वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वो कुलीन शिष्यों का नेता है। लेकिन एक बार जब लड़ाई शुरू होता था तो ऐसा लगा जैसे तुषार पर युद्ध के देवता ने कब्जा कर लिया हो। वो अपने प्रतिद्वंद्वी पर तब तक पागल हो रहा था जब तक कि वे अपनी सांस नहीं ले पा रहे थे। भव्य प्रतियोगिता की शुरुआत से लेकर अब तक कुलीन शिष्यों के आधे से ज्यादा मैच बीत चुके थे। तुषार पूरी जीत के साथ युद्ध के नतीजों के मामले में नंबर 1 था। वास्तव में यह उसके लिए एक सामान्य घटना की तरह था। अभी जो उसके साथ लड़ा था उसका नाम नितेश था। कुलीन शिष्यों में उसकी शक्ति कुछ कम थी। अब जब वो आज बार बार युद्ध हार गया तो किसी दुर्घटना को छोड़कर उसे नीचे के 3 स्थानों में से एक होना चाहिए। नितेश को बड़बड़ाते हुए देखकर तुषार ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, कोई दोषरहित मुट्ठी कला कैसे हो सकती है? बस ये है कि आपने उसको ढूंढ नहीं पाया। यदि ये वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई कार्तिक या वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई अपूर्व होता तो मेरी ये मुट्ठी कला दोषों से भरी होती। नितेश के मुंह का कोना थोड़ा सा फड़क उठा जब उसने कहा, वे दोनों व्यक्तिगत शिष्य हैं जो वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई तुषार से बहुत पहले संप्रदाय में शामिल हुए थे। भविष्य में वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई तुषार की उपलब्धियां निश्चित रूप से उनसे कम नहीं होंगी। इसके अलावा वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई तुषार मुट्ठी कला का उपयोग करने के दाव पर चलते हैं। ऐसी उपलब्धियां प्राप्त करना वास्तव में कठिन है। कार्तिक, अपूर्व, इन लोगों को हॉल प्रमुख द्वारा व्यक्तिगत शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। हालांकि वे अभी भी उपाधि में शिष्य थे, लेकिन उन्हें अब शिष्यों के बीच होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने की जरूरत नहीं थी। व्यक्तिगत शिष्यों को जो करना था वो था अपने गुरु का अनुसरण करके साधना करना, और उन्हें अक्सर कुछ मिशनों को पूरा करने के लिए बाहर भेजा जाता था। और संप्रदाय में उनकी स्थिति वास्तव में अब सामान्य बुजुर्गों से कम नहीं थी। तुषार ने हंसते हुए इस विषय पर बात जारी नहीं रखी। इसके बजाय वो हंसा और बोला, छोटे भाई नितेश, तुम हाल ही में थोड़ा सुस्त लग रहे हो। तुम वास्तव में इस भव्य प्रतियोगिता में बहुत सारे मैच हार गए। नितेश ने जब यह सुना तो उसका चेहरा कड़वा हो गया और उसने कहा, आह वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई तुषार, ऐसा नहीं है कि मैं आलसी हूं, बल्कि इसलिए कि आप सभी बहुत जल्दी सुधार करते हैं। मैं पहले से ही आपके नक्शे दम पर नहीं चल सकता। मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता हूं। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई तुषार, अब हमारे पास कुछ समय है। क्या मैं आपको मेरे साथ मुख्य शिष्यों के क्षेत्र में देखने और दुश्मन की टो लेने के लिए ले जा सकता हूं? मैं देखना चाहता हूं कि उस लड़के में कितना सुधार हुआ है। तुषार का स्वभाव सौम्य था और उसने मना नहीं किया। उसने अपना सिर हिलाया और नितेश के साथ मुख्य शिष्यों के क्षेत्र में चला गया। हाँ, क्या बात है? मुझे मत बताओ कि यह सब खत्म हो गया है। सभी लोग कहां चले गए? नितेश देखने के लिए आया। सभी मंच खाली थे। केवल एक मंच के नीचे लोगों से भरा हुआ था। यह वास्तव में लोगों को खाली गलियों का एहसास करा रहा था। हाँ, यह तो अजीब है। उस मंच पर कौन लड़ रहा है? इतने सारे दर्शक क्यों हैं? तुषार भी उत्सुक था। आओ, हम भी वहां जाकर देखें, नितेश ने कहा। जब दोनों पास आए तो तुषार की नजर अनायास ही तीखी हो गई। मंच पर तलवार की रोशनी फैल गई और तलवार की ऊर्जा बेकाबू हो गई। एक युवा जो बहुत ही अपरिचित लग रहा था, पृथ्वी बैरक के अंगद के साथ युद्ध में फंस गया था। सबसे भयावह बात यह थी कि वो युवा वास्तव में केवल चौथे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में था, लेकिन तलवार कला में उसकी सिद्धियां इतनी महान थी कि लोगों की सांसें बस विस्मय में ही रुक गई। एक चौथे स्तर के आत्मा संघन क्षेत्र के रूप में एक शीर्ष 9वें स्तर के आत्मा संघन क्षेत्र के खिलाफ इतनी भयंकर लड़ाई करने में सक्षम होना इस युवा की ताकत को दर्शाता है। 10 राज्य संगठन संप्रदाय में ऐसा विचित्र युवा कब दिखाई दिया?
वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई तुषार, जल्दी से देखो, ईशान गुजराल भी वहां लड़ाई देख रहा है। अनिशा और विवान गोडसे भी, वे सभी वास्तव में इस युवक की प्रतियोगिता देख रहे हैं। नितेश ने चौंक कर कहा, जैसे उसने एक नया महाद्वीप खोज लिया हो। तुषार ने सिर हिलाया और कहा, मुझे आश्चर्य है कि ये युवक कौन है। एक चौथे स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र में वास्तव में इतनी लड़ाकू शक्ति होती है। मंच के नीचे खड़े लोग पहले से ही देखने से मंत्रमुग्ध थे। आरव और अंगद पहले ही 100 से ज्यादा राउंड लड़ चुके थे और अभी तक विजेता का निर्धारण नहीं हुआ था। तलवार की मंशा के प्रति आरव की समझ ने सभी को अपनी अपर्याप्तता पर पूरी तरह से शर्मिंदा कर दिया। चाहे अंगद द्वारा की गई तलवार की चाल कितनी भी अप्रत्याशित क्यों न हो, आरव उन्हें आसानी से हल कर सकता था। हालांकि अंगद की ताकत भी वाकई बहुत मजबूत थी। आरव ने बीच में 9 तलवारों का रुख दिखाने का मौका पकड़ा, सिवाय इसके कि उस समय बहुत जल्दबाजी थी। 9 तलवारों के रुख की शक्ति ने सबसे आदर्श परिणाम हासिल नहीं किया। अंगद ने वास्तव में तलवार की रोशनी की 9 धारियों को मुश्किल से चकमा दिया। उस समय के बाद अंगद के पूरे शरीर पर ठंडा पसीना आ गया। तब से वो असामान्य रूप से सतर्क था और उसने आरव को 9 तलवारों का रुख चाल दिखाने का कोई मौका नहीं दिया। अभी अंगद का शक्तिशाली प्रदर्शन पूरी तरह से प्रदर्शित हुआ। आरव को कोई मौका ही नहीं मिला। इस तरह दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। अंगद के सभी आक्रमणों का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन उसने आरव को भी आक्रमण करने का कोई मौका नहीं दिया। दोनों लोग वास्तव में इसी तरह अब तक लड़ते रहे। सभी मैच पहले ही समाप्त हो चुके थे, केवल ये मैच बचा था। हालांकि मंच के नीचे बैठे दर्शक बिल्कुल भी चिढ़े हुए नहीं थे। उनमें से अधिकांश ने अधूरे पर्पल माउंट तलवार कला की साधना की थी और तलवार की मंशा के प्रति बहुत संवेदनशील थे। युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक आरव की अविश्वसनीय रूप से गहरी तलवार की मंशा को देखते हुए भीड़ को लगा कि उन्होंने कोई कम लाभ नहीं उठाया है। आरव की तलवार की मंशा में मूल रूप से पर्पल माउंट तलवार इरादा निहित थी। हालांकि इन शिष्यों को लगा कि यह बेहद गूढ़ है, लेकिन वे कुछ चीजों को कमोबेश समझ सकते थे। ईशान, क्या ये नंबर 52 पर्पल माउंट तलवार कला का उपयोग कर रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि यह पर्पल माउंट लग रहा है, फिर भी वास्तव में ऐसा नहीं है? अनीशा का सुंदर चेहरा संदेह से भरा हुआ था। इस समय ईशान की आंखें विस्मय से भरी हुई थी। पर्पल माउंट तलवार कला के प्रति समझ के मामले में युवा पीढ़ी में उसका कोई सानी नहीं था। हालांकि तुषार को कुलीन शिष्यों में से एक माना जाता था, लेकिन वो मुट्ठी तकनीक में माहिर था, न कि संप्रदाय की नींव पर्पल माउंट तलवार कला में। इस साधना कौशल के मामले में ईशान 9 हेवन रोड से लौटने के बाद से नंबर 1 था। यह सिर्फ इतना था कि साधना क्षेत्र की सीमाओं के कारण उसकी ताकत अभी तक कुलीन शिष्यों की तुलना में नहीं थी। सिवाय इसके कि जब उसने आरव और अंगद का आमना सामना देखा तो उसे वास्तव में एक गहरी अनुभूति हुई। उस तरह की अनुभूति ऐसी थी जैसे वो 9 हेवन रोड पर उस अंतिम तलवार का सामना कर रहा हो। नहीं, ये उस तलवार से भी ज्यादा गहरा लग रहा था। क्या ये आरव द्वारा बताए गए अपने रास्ते पर चलने की बात हो सकती है? इंसान ने सोचा। ईशान ने अपना सिर हिलाया और अनीशा को जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि पर्पल माउंट तलवार कला के बारे में उसकी समझ पहले से ही इतनी बढ़ चुकी है कि वो उसे अपनी उंगलियों पर पकड़ सकता है। जब से उसने अंगद से लड़ना शुरू किया है, तब से लेकर अब तक उसने कोई चाल भी नहीं चली है, लेकिन ये निराकार जीतने वाली चाल है। वो तुमसे कैसे तुलना कर सकता है? अनीशा ने पूछा। अनीशा तलवार की खेती करने वाली नहीं थी और तलवार की मंशा के प्रति बहुत संवेदनशील नहीं थी। ईशान ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, तुलना करने का कोई तरीका नहीं है। अनीशा ने ईशान के हावभाव पर ध्यान नहीं दिया और राहत भरी आवाज में कहा, मैंने यही कहा था। चौथे स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र संभवतः तुम्हारा मुकाबला कैसे कर सकती है? अंगद और वो लगभग बराबरी पर है। तुम्हारी कोई तुलना ही नहीं है। स्वर्ग के गर्वित बच्चे के लिए उनका सबसे बड़ा डर कुछ और नहीं बल्कि अचानक प्रकट हुए आरव जैसे नवागंतुक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना था। अनीशा जैसी महान सुंदरी भी इससे अछूती नहीं थी। ईशान और अनीशा जैसे प्रतिभाशाली लोगों के लिए यह केवल उनका दूसरों से आगे निकल जाना था। वे कब से दूसरों से आगे निकल गए थे? अब जब एक रहस्यमय नंबर 52 अचानक सामने आया तो इसका उन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। सहज रूप से अनीशा नहीं चाहती थी कि आरव उससे आगे निकल जाए। अगर वो उससे आगे निकल भी गई तो कम से कम ये कुछ समय बाद तो होना चाहिए। आरव चौथे स्तर के आत्मा संघ क्षेत्र में ही था। संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद
पहली ही भव्य प्रतियोगिता में उससे इस तरह से आगे निकल जाना बहुत अपमानजनक था। ऐसा नहीं था कि अनीशा संकीर्ण सोच वाली थी, बल्कि ये मानव स्वभाव था। सिर्फ वही नहीं, बल्कि ईशान, विवान गोडसे और बाकी लोगों की भी यही मानसिकता थी। अन्यथा वे अपना मैच खत्म करके लड़ाई देखने क्यों आते? ईशान दंग रह गया, फिर व्यंगपूर्वक हंसा और बोला, ऐसा नहीं है। तलवार दांव के बारे में आरव की समझ मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत है। ये मत देखो कि मैं अंगद से कितना ज्यादा मजबूत हूं। अगर मैं अभी उस मंच पर होता तो युद्ध की स्थिति उससे बेहतर नहीं होती। अनीशा की आंखें चौड़ी हो गई और उसने अविश्वास से कहा, यह कैसे संभव है? तुम स्पष्ट रूप से अंगद से कहीं ज्यादा मजबूत हो। अनीशा का मतलब था कि आरव और अंगद की ताकत लगभग एक जैसी थी, जबकि ईशान अंगद से बहुत ज्यादा ताकतवर था। उस स्थिति में ईशान की ताकत स्वाभाविक रूप से आरव से ज्यादा ताकतवर थी। ईशान ने अपना सिर हिलाया और कहा, आरव चौथे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में अंगद से बराबरी पर लड़ सकता है। आपको ऐसा क्यों लगता है? अनीशा ने इस बारे में सोचा और कहा, यह उसकी तलवार की इरादा होनी चाहिए, है ना? ईशान ने सिर हिलाया और कहा, मैं अंगद से ज्यादा ताकतवर हूं, क्योंकि पर्पल माउंट तलवार कला के बारे में मेरी समझ उससे ज्यादा गहरी है। लेकिन तलवार की मनसा के बारे में आरव की समझ मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत है। चाहे मैं कोई भी तलवार चाल चलूं, वो इसे आसानी से हल कर लेगा। मैं इस तरह कैसे लड़ सकता हूं? अनीशा ने अनिच्छा से कहा, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि संप्रदाय में तलवार दांव की साधना करने वाला हर कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता? ईशान ने कहा, कम से कम शिष्यों के बीच तो यही बात है। ये कैसे संभव है? मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे उसे हराना ही होगा। अनीशा ने हार मानने से इनकार कर दिया। ईशान ने हंस दिया और आगे ज्यादा कुछ नहीं कहा। सच कहूं तो ईशान भी अनीशा और आरव के बीच टकराव का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अनीशा ने तलवार चलाने की कला नहीं सीखी। आरव की तलवार चलाने की नीयत चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, ये अनीशा के प्रदर्शन को प्रभावित नहीं कर सकती थी। अनीशा के पास आधा कदम क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र की ताकत थी। आरव को इसे कैसे हल करना चाहिए? मंच पर आरव और अंगद की लड़ाई पहले ही एक भयंकर स्थिति में पहुंच चुकी थी। अंगद ने अचानक अपनी तलवार वापस खींच ली और वहीं खड़े होकर आरव से कहा, रुको। आरव ने भी रुककर कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई अंगद के पास क्या मार्गदर्शन है? अंगद ने शांति से हंसते हुए कहा, मैंने नहीं सोचा था कि जूनियर प्रशिक्षु भाई आरव की तलवार दांव उपलब्धियां वास्तव में इतनी महान थी। अब मैं अपनी सबसे मजबूत तलवार निकालूंगा। अगर जूनियर प्रशिक्षु भाई आरव इसे प्राप्त कर लेता है तो ये अंगद सीधे हार मान लेगा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, कृपया आगे बढ़ो वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई अंगद। अंगद ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। उसने अपने हाथ में तलवार उठाई। अचानक अंगद की तलवार के चारों ओर बैंगनी बिजली चमक उठी। एक अत्यंत शक्तिशाली आभा बाहर निकली। यह पर्पल लाइटनिंग एजोर फ्रॉस्ट है। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई अंगद ने पर्पल लाइटनिंग एजोर फ्रॉस्ट में महारत हासिल की है। मंच के नीचे किसी ने उत्तेजित होकर कहा, यह दूसरी परत में दूसरी सबसे मजबूत चाल है। संप्रदाय में बहुत कम लोग इसे समझ सकते हैं। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई अंगद ने पर्पल लाइटनिंग एजोर फ्रॉस्ट को समझ लिया है और उन्हें इस बार शीर्ष 10 के लिए चार्ज करना चाहिए। लेकिन क्या यह चाल नंबर 52 के खिलाफ प्रभावी है? सामूहिक अवाक। आरव की तलवार कला, जिसने भारी को ऐसे उठाया जैसे कि वो प्रकाश हो, पहले से ही सभी के दिल को हिलाकर रख दिया। इतनी लंबी लड़ाई की अवधि आरव ने सभी को यह एहसास दिलाया कि वो किसी भी तरह की तलवार चाल को तोड़ सकता है, चाहे कुछ भी हो। वो अजेय था। पर्पल लाइटनिंग एजोर फ्रॉस्ट, अंगद ने धीमी आवाज में कहा। बैंगनी रंग की बिजली हल्की बिजली की किरणों के साथ मिश्रित होकर आरव की ओर बढ़ी। लेकिन अंगद के मुंह में तथाकथित सबसे मजबूत चाल वास्तव में आरव के लिए ज्यादा खतरा पैदा नहीं करती थी। पर्पल माउंट तलवार कला की सभी तलवार चालें आरव के लिए अप्रभावी थी, जब तक कि वे कार्तिक जैसे न हों, एक मार्शल कलाकार जो आरव से एक बड़ा क्षेत्र अधिक था। इस तरह वे आरव को कुचलने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकते थे। यह केवल यह देखने के लिए था कि आरव ने सीधे वार किया, इस हमले को सीधे ले लिया। सभी की अचंभित निगाहों के नीचे हिंसक बैंगनी बिजली और नीली तलवार क्यूई आरव की तलवार की नोक में घुस गई और गायब हो गई। सबसे मजबूत चाल ने वास्तव में एक भी लहर नहीं बनाई। अंगद उतना निराश नहीं था जितना कि कल्पना की गई थी। इसके बजाय उसने एक हल्की मुस्कान दी और कहा, मैं हार गया। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा,
एक सामान्य रास्ता देने के लिए धन्यवाद, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई अंगद। बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल भी रास्ता नहीं दिया। मैंने पहले ही अपना सब कुछ झोंक दिया था। लेकिन मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सका। अगर हमारे साधना क्षेत्र समान होते तो मुझे लगता है कि मैं तुरंत पराजित हो जाता। मैंने वास्तव में नहीं सोचा था कि कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई आरव वास्तव में इतना दुर्जय है, अंगद ने भावुक होकर कहा। आरव मुस्कुराया, लेकिन आगे नहीं कुछ नहीं कहा। आरव बहुत घमंडी नहीं होगा, लेकिन खुद को अनावश्यक रूप से विनम्र भी नहीं बनाएगा। अगर उनके क्षेत्र समान होते तो वो आसानी से अंगद को तुरंत हरा सकता था। लेकिन आरव स्वाभाविक रूप से इस तरह की किसी बात पर शेखी नहीं बघारेगा। इस लड़ाई के दौरान मुझे बहुत लाभ हुआ। मैं एक बंद एकांत में प्रवेश करूंगा। जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव, मैं आपको पीछे के मैचों में शुभकामनाएं देता हूं। अलविदा। बात खत्म करते हुए अंगद बिना अपना सिर घुमाए ही तैरते हुए चला गया। प्लेटफॉर्म नंबर 13 में नंबर 52 की जीत। बड़े सेठी की आवाज अचानक सुनाई दी, जिसने शांत दृश्य को तोड़ दिया। तुषार ने प्लेटफॉर्म पर मौजूद आकृति को देखा और मुस्कुराते हुए नितेश से कहा, लगता है इस भव्य प्रतियोगिता में तुम्हारा एक और दिलचस्प प्रतिद्वंदी है। नितेश ने कड़वाहट भरा चेहरा बनाते हुए कहा, यह दिलचस्प कैसे है? तभी फुसफुसाहट शुरू हो गई। आखिर ये नंबर 52 कहां से निकल आया? उसकी तलवारबाजी की कला तो बस पूर्णता के शिखर पर है। क्या ऐसा नहीं है? वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई अंगद ने तो पर्पल लाइटनिंग आजुएर फ्रॉस्ट का भी इस्तेमाल किया, लेकिन नंबर 52 के खिलाफ यह पूरी तरह से बेकार था। मैंने सुना है कि वो अभी अभी सांसारिक दुनिया से ऊपर उठा है। सांसारिक भूमि पर ऐसे संकी को कैसे जन्म दिया जा सकता है? मैंने सुना है कि वो अभी 16 साल का भी नहीं है। अगर उसने अपनी मां के गर्भ में ही दांव पर ज्ञान प्राप्त कर लिया होता तो भी इस हद तक पहुंचना असंभव था, है ना? आरव द्वारा अंगद को हराने से संप्रदाय के शिष्यों में बहुत हंगामा हुआ। आरव का नाम बहुत जल्दी सभी शिष्यों को पता चल गया। सुधाकर ने भी आरव और अंगद के बीच मुकाबला देखा। उसे खुशी हुई कि उसे उस समय आरव से कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई, अन्यथा वो बहुत बड़ा सम्मान खो देता। अब उसे पता था कि आरव द्वारा अपने छोटे भाई को सबक सिखाना भूख बढ़ाने के बराबर भी नहीं था। आरव की ताकत शीर्ष 3 में जगह बना सकती थी। सुधाकर भी तलवार चलाने वाला था। वो आरव की तलवार दांव की शक्ति से गहराई से वाकिफ था। अगर ईशान भी वहां होता तो उसे कोई फायदा नहीं होता। अगर सुधाकर ने तीसरा राउंड पास नहीं किया तो वो भी अंगद की तरह एकांत में जाना चाहता था। सुधाकर का मानना था कि उसके जैसे विचार रखने वाले बहुत से लोग हैं, उनमें ईशान भी शामिल था। आरव ने सेलिब्रिटी बनने की वजह से अपनी मनस्थिति पर कोई असर नहीं पड़ने दिया, क्योंकि ये उसके लिए उल्लेख करने लायक नहीं था। अपनी योग्यता के साथ अगर वो निचले क्षेत्र के छोटे से संप्रदाय में भी लोगों की नजरों में नहीं आ सका तो ये एक बड़ी असफलता माना जाता। चौथे दौर में आरव का प्रतिद्वंदी अभी भी तलवार साधक शिष्य था। उस शिष्य की ताकत अंगद की तुलना में बहुत कमजोर थी। परिणाम कहने की जरूरत नहीं है। चौथे दौर से शुरू होकर जब तक शीर्ष 4 कुलीन पैदा नहीं हुए, हर दौर में एक शिष्य गिर जाता था। 4 दौर की लड़ाई के बाद एक दिन ऐसे ही बीत गया। दूसरे दिन की लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण थी। पहले चरण के दौरान मूल रूप से सभी शिष्यों को बाहर कर दिया गया था। शेष सभी शिष्यों में से कुलीन थे। दूसरे दिन की लड़ाइयां मूल रूप से सभी शक्तिशाली का सामना करने वाली थी। ऐसी प्रतियोगिता स्वाभाविक रूप से 100% देखने लायक थी। 5वें दौर में आरव का प्रतिद्वंदी शीर्ष 10 विशेषज्ञ था, एक तलवार साधक शिष्य। वास्तव में इस शिष्य की ताकत लगभग अंगद के समान ही थी। उनकी पर्पल माउंट तलवार कला को भी पर्पल लाइटनिंग आजुएर फ्रॉस्ट के लिए प्रशिक्षित किया गया था। मूल रूप से अंगद इस बार शीर्ष 10 पर हमला करने के लिए पर्पल लाइटनिंग आजुएर फ्रॉस्ट पर भरोसा करना चाहते थे, लेकिन नतीजा यह हुआ कि तीसरे दौर में आरव ने उन्हें अप्रत्याशित रूप से बाहर कर दिया। परिणाम स्पष्ट रूप से कोई आश्चर्य नहीं था। संघर्ष के एक मुकाबले के बाद आरव ने एक बार फिर जीत हासिल की। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि वास्तव में एक चौथे स्तर का आत्मा संघनन क्षेत्र होगा जो इस भव्य प्रतियोगिता में शीर्ष 7 में प्रवेश करेगा। हालांकि वास्तव में कोई भी ऐसा नहीं था जो इस परिणाम से असंतुष्ट था। यह वही था जो आरव ने बिना किसी चाल के राउंड दर राउंड जीता। इस बीच आरव ने कई विशेषज्ञों को हराया जिनकी ताकत शीर्ष 10 में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त थी। आरव शीर्ष 7 के योग्य थे। एक और प्रतिद्वंदी को हराने के बाद आप शीर्ष 4 में प्रवेश कर सकते हैं। शुरू में
मुझे लगा कि आप अगली बड़ी प्रतियोगिता में एक ही चाल में सभी को चौंका देंगे। मुझे नहीं लगा कि आप अब ऐसा कर पाएंगे। रोहन ने आरव को देखा और भावुक होकर आह भरते हुए कहा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी बुरे नहीं हैं। 5वें स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र के साथ लगातार 3 राउंड से गुजरना, यह पहले से ही शीर्ष 25 की ताकत है। रोहन ने पहले के मैचों में असाधारण शानदार प्रदर्शन किया, लगातार सभी कठिनाइयों को पार करते हुए विवान से हारने से पहले चौथे राउंड तक दौड़ लगाई। आरव को एक तरफ रखते हुए रोहन निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता में सबसे बड़ा डार्क हॉर्स था। उनके ब्रेकिंग फिस्ट मनसा की ताकत ने 9वें स्तर के आत्माओं के संघनन क्षेत्र से नीचे के सभी विशेषज्ञों को लगभग हरा दिया। बेशक रोहन की किस्मत अभी भी अच्छी मानी जाती थी। विवान से मिलने से पहले उसने वास्तव में किसी भी दुर्जय प्रतियोगी का सामना नहीं किया था। फिर भी 5वें स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र साधना के साथ इस चरण तक पहुंचना बिल्कुल पर्याप्त रूप से मजबूत था। रोहन मुस्कुराया, स्पष्ट रूप से अभी भी इस परिणाम से बहुत संतुष्ट था। लेकिन इस भव्य प्रतियोगिता से गुजरने के बाद वो अंततः इस बात से भी अवगत हो गया कि उसने जो ब्रेकिंग फैंटेसी फिस्ट इंटेंट समझा था वो कितना शक्तिशाली था। उससे उच्च क्षेत्र में वे शिष्य, हालांकि वे अंगद की ताकत की तुलना नहीं कर सकते थे, वे बिल्कुल भी दूसरे दर्जे के नहीं थे। फिर भी रोहन का मुख्य शिष्यों के बीच चौथे दौर में चार्ज करने में सक्षम होने के लिए जहां विशेषज्ञ बादलों की तरह घूमते थे, इसका स्पष्ट रूप से सच्ची क्षमता का उदाहरण था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई आरव, आपका प्रतिद्वंद्वी अगले दौर में विवान है। मुझे पता है कि आपकी तलवार की मंशा शक्तिशाली है, लेकिन आपको उसका सामना करते समय फिर भी सावधान रहना चाहिए। हाँ, मुझे पता है, शीर्ष 10 में 4 आधे कदम क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र है, लेकिन विवान के लिए 2 आधे चरण के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्रों को हराने में सक्षम होना, उसकी ताकत एक नजर में स्पष्ट है। आरव ने सिर हिलाया और कहा। आरव कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी आंखें उनके सिर के ऊपर थी। उनका मन बहुत साफ था। उस समय एल्डर सोमेश को एक ही हथेली से तब तक भारी चोट लग सकती थी जब तक कि उन्हें खून की उल्टी न हो जाए, जिससे शिखर 9वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र और ईस्ट स्टेप क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के बीच का अंतर दिखाई दे गया। एल्डर सोमेश में प्रकाश झा से अधिक क्षमता थी और उनकी ताकत भी सामान्य 9वें स्तर के आत्मा संगठन क्षेत्र से अधिक थी। फिर भी एक ही चाल में हार गया। हालांकि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो उस समय आरव को बचाना चाहता था। एल्डर सोमेश के पास प्रकाश झा के साथ आमने सामने भिड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि आधे कदम क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र कितना शक्तिशाली था, और विवान के लिए 2 आधे कदम क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र को चरम 9वें स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र साधना के साथ दबाना दिखाता है कि एक निश्चित अवधारणा के प्रति उसकी समझ किस दायरे तक पहुंच गई थी। कैसा था उसके साथ मैच? थोड़ा खुलासा करो, आरव ने हंसते हुए पूछा। रोहन कुछ हद तक आश्चर्यचकित था क्योंकि उसने कहा, हाँ, मुझे नहीं लगा कि आप वास्तव में अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में चिंतित होंगे। मुझे लगा कि आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, दुश्मन को जानो और खुद को जानो और तुम सो लड़ाइयां जीत सकते हो। मैं कोई दिव्य क्षेत्र का शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूं। सभी विरोधियों को परास्त करना असंभव है। रोहन ने सिर हिलाया। वो जानता था कि आरव बहुत शक्तिशाली है, लेकिन आरव का क्षेत्र अभी भी बहुत कम था। यह उन साधारण विरोधियों के खिलाफ अभी भी ठीक था, लेकिन वो स्वाभाविक रूप से उन विरोधियों पर ध्यान देगा जिनके पास उससे कहीं ज्यादा साधना क्षेत्र था और जिनकी अवधारणा समझ भी मजबूत थी। विवान के साथ मैच को याद करते हुए रोहन की आंखों में गहरा खौफ झलक रहा था। यह स्पष्ट था कि वो मैच कोई खूबसूरत याद नहीं था। वह मजबूत, बहुत मजबूत। मैं 5 चालों से भी आगे नहीं बढ़ पाया। इसके अलावा उसने अपना हथियार भी नहीं निकाला, रोहन ने घबराहट के साथ कहा। आरव की आंखों में गंभीरता दिखाई दी। वो रोहन की ताकत जानता था। 5 चालों में उसे हराने में सक्षम होना और उसके हथियार का इस्तेमाल भी न करना यह दर्शाता है कि विवान की ताकत कितनी महान थी। तो क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा हथियार इस्तेमाल करता है? आरव ने पूछा। रोहन ने सिर हिलाया और कहा, मैं बहुत ही शांत था, इसलिए मैंने बाद में साथी शिष्यों से पूछा और पता चला कि विवान वास्तव में जज पेन का इस्तेमाल करता है और केवल एक ही व्यक्ति है जो उसे जज पेन का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर सकता है, वो है ईशान। आश्चर्यचकित होकर आरव ने पूछा, ऐसा क्यों? अनीशा भी उसके हथियार को बाहर नहीं निकाल सकती? लेकिन अनीशा की रैंकिंग उससे ऊपर है, रोहन ने कहा।
जब मैंने पहली बार यह सुना तो मैं भी काफी हैरान था, लेकिन मैंने दूसरों से सीखा कि विवान ने एक बार कहा था कि वो एक विद्वान है। जब तक कि ये जीवन और मृत्यु का मुकाबला न हो, वो किसी महिला से निपटने के लिए अपने जज पेन का इस्तेमाल नहीं करेगा। ओ, ये एक दिलचस्प व्यक्ति है। इसका मतलब ये भी है कि ये विवान सुलेख के दांव पर चल रहा है। ये सही है। ऐसा कहा जाता है कि हर दिन उनका आधा समय लिखने में बीतता है, साधना में नहीं। लेकिन आरव ने यह सुनकर मुस्कुराया और हाथ हिलाया और कहा, लेखन भी साधना का एक रूप है। सुलेख का दांव, तलवार का दांव और मुट्ठी का दांव एक ही है। सभी एक महान दांव है। जब सीमाओं तक साधना की जाती है तो शक्ति अत्यधिक दुर्जय होती है। मार्शल कलाकारों के बीच सुलेख के दांव को एक सांसारिक दांव केवल एक मामूली दांव के रूप में देखा जाता था, कुछ ऐसा जो सांसारिक दुनिया के विद्वान अभ्यास करते थे। कई मार्शल कलाकारों ने सुलेख के दांव का अभ्यास किया, लेकिन कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए। कई बार साल बीत जाते, लेकिन लाभ बहुत मामूली होता। जैसे जैसे समय बीतता गया, सुलेख के दांव का अभ्यास करने वाले मार्शल कलाकारों की संख्या कम होती गई। लेकिन वास्तव में अगर किसी के पास सुलेख के दांव में उपलब्धियां होती तो उनकी ताकत आम मार्शल कलाकारों से कहीं ज्यादा होती। दिव्य क्षेत्र के 10 सर्वोच्च दिव्य राजाओं में एक स्वर्गीय पुस्तक दिव्य राजा था। वास्तव में उसकी ताकत वास्तव में स्पिरिट ब्रिस्टल दिव्य राजा से कम नहीं थी। यह देखा जा सकता है कि सुलेख के इस दांव की शक्ति कितनी भयानक थी जब इसकी सीमाओं को समझा गया। सिवाय इसके कि सुलेख यानी कि लिखा करके दांव के द्वार में कदम रखना बहुत कठिन था, बहुत कठिन। इसके अलावा इस दांव के बहुत कम पावर हाउस थे। साधना विधियों से पीछे छोड़ी गई प्रेरणाएं भी स्वाभाविक रूप से दुर्लभ होंगी। किसी व्यक्ति की अपनी प्रेरणा के आधार पर सर्वोच्च सच्चे इरादे को समझने के लिए आवश्यक धारणा और भाग्यशाली अवसर बहुत कठोर थे। रोहन के विवरण से ऐसा लग रहा था कि विवान ने संभवतः सुलेख के दांव की मूल बातें पहले ही समझ ली थी। यह केवल अज्ञात था कि किस हद तक। अब जबकि आरव की प्रत्येक लड़ाई सभी के लिए केंद्र बिंदु थी, इस दौर में विवान के साथ उसका मैच मुख्य आकर्षण बन गया। इस मैच ने निर्धारित करेगा कि कौन शीर्ष 4 में प्रवेश कर सकता है। यदि आरव यथास्थिति को जारी रखता है तो विवान, जो शुरू में शीर्ष 3 में मजबूती से प्रवेश कर सकता था, उसे कुलीन शिष्यों के द्वार के बाहर ही रोक दिया जाएगा। पिछली भव्य प्रतियोगिता में विवान कहीं से भी उभर कर आया, रास्ते में आने वाली सभी चुनौतियों को पार करते हुए, और शीर्ष 3 में शामिल हो गया। उसने आधे कदम क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र विशेषज्ञ को भी हराया। लेकिन दुख की बात है कि वो कुलीन शिष्यों के अंतिम स्थान से हार गया और मुख्य शिष्यों में ही रह गया। अब जब कई महीने बीत चुके थे तो विवान की ताकत ने फिर से बहुत आगे बढ़कर कदम बढ़ा सकता है। अगर आरव इस डार्क हॉर्स के रूप में सामने नहीं आता तो विवान के शीर्ष शिष्यों में शामिल होने की बहुत संभावना थी। आरव की ताकत शीर्ष 3 को हिला सकती है या नहीं, यह भी सभी का केंद्र बिंदु था। अगर आरव चौथे स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र शक्ति के साथ शीर्ष 3 विवान को हिला सकता है तो उसकी राक्षसीता की डिग्री बहुत भयानक होंगी। आरव ने पहली बार विवान को देखा। वो अपनी दबंग प्रसिद्धि से अलग था। उसका असली व्यक्तित्व बहुत विद्वान और परिष्कृत लग रहा था। विवान के सिर पर एक रेशमी हेड्रेस था जो एक छतरीदार छत जैसा था और नीले रंग के लंबे लबादे थे। वो परीक्षा देने के लिए भागता हुआ एक कन्फ्यूशन विद्वान लग रहा था, न कि एक शीर्ष 9वीं स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र मार्शल कलाकार। इसके बारे में सोचते हुए इस तरह का स्वभाव उसके 24 घंटे सुलेख का प्रशिक्षण देने से अविभाज्य था। लेकिन अगर कोई इस वजह से उसे कम आंकता है तो उसे इसका पछतावा होगा। विवान ने धीरे से अपना आध्यात्मिक कलम यानी कि जज पेन निकाला जब उसने आरव को देखा। आरव की नजर थोड़ी तेज हुई। उसने कहा, मैंने सुना है कि सीनियर अप्रेंटिस भाई विवान आसानी से अपना हथियार नहीं निकालते। इसमें क्या है? विवान ने बेपरवाही से कहा, मैंने जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव की लड़ाई देखी। आप बहुत मजबूत हैं। उनके शब्दों का अर्थ यह था कि आरव की शक्ति पहले ही उस सीमा तक पहुंच चुकी थी जहां उसके पास अपना हथियार निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो यही मामला है। फिर जूनियर सीनियर अप्रेंटिस भाई विवान के सुलेख के दाव से मार्गदर्शन मांगेगा। कृपया। विवान ने सिर हिलाया और कुछ भी अनावश्यक नहीं कहा। उसने अपना हाथ उठाया और अपने जज पेन से इशारा किया। एक निराकार शक्ति हवा को चीरती हुई सीधे आरव की ओर बढ़ी। इस चाल में एक शक्तिशाली आभा और बल था। ऐसा लग रहा था जैसे निराकार शक्ति अंतरिक्ष को चीरना चाहती हो। सीनियर अप्रेंटिस भाई विवान की फोर्स
पेनेट्रेटिंग पेपर बुक। ये आने के तुरंत बाद एक मारक चाल है। स्वर्ग और पृथ्वी को कागज के रूप में 30,000 कैटी को तोड़ने वाली ताकत। सीनियर अप्रेंटिस भाई विवान की ये चाल पिछली भव्य प्रतियोगिता से कहीं अधिक शक्तिशाली है। हाँ, सीनियर अप्रेंटिस भाई विवान ने सुलेख के दाव को विकसित किया। मुझे आश्चर्य है कि आरव इससे कैसे निपटेगा। आरव ने इस फोर्स पेनेट्रेटिंग पेपर बुक को देखा और मुस्कुराया। तभी उसने देखा कि वो अपनी तलवार चला रहा है, हवा में इशारा करते हुए। इसी तरह बल की एक लकीर निकली और विवान के बल से टकराई। जाहिर है, विवान का बल एक स्तर अधिक मजबूत था। इसने आरव के बल को तोड़ दिया और हमला आरव की तरफ बढ़ने लगा। हालांकि तभी सभी लोग ने देखा, आरव की हाथ में एक भ्रामक आध्यात्मिक कलम दिखाई दी और इसके संपर्क से आने पर विवान की बची हुई कमजोर हमला एकदम से नष्ट हो गई। यह दृश्य देखकर सभी लोग अचंभित रह गए, जिसमें फोर्स पेनेट्रेटिंग पेपर बुक का इस्तेमाल करने वाला विवान भी शामिल था। ये अभी क्या हुआ? आरव वह वास्तव में सुलेख का दाव भी जानता है? क्या उसका अभी का मूव फोर्स पेनेट्रेटिंग पेपर बुक था? मुझे इस तरह की गलतफहमी क्यों है कि इस मूव के बारे में आरव की समझ सीनियर अप्रेंटिस भाई विवान से ज्यादा है। ये कोई गलतफहमी नहीं है। आरव का फोर्स पेनेट्रेटिंग पेपर बुक सीनियर अप्रेंटिस भाई विवान से वाकई ज्यादा मजबूत था। बस इतना है कि सीनियर अप्रेंटिस भाई विवान का दायरा उससे कहीं ज्यादा ऊंचा है, इसलिए आरव का मूव विवान के मूव को हरा नहीं सकता। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आरव भी सीनियर अप्रेंटिस भाई विवान के मूव से उतना ही अछूता है? क्या ये साथी स्वर्ग को भी नहीं मानता? अगर उसका तलवार दांव क्षेत्र ऊंचा था तो ठीक है, लेकिन सुलेख दांव के प्रति उसकी समझ भी बहुत विकृत है। पहले की चाल में आरव ने स्पष्ट रूप से तलवार को बल भेदने वाले पेपर बुक को प्रदर्शित करने के लिए कलम के रूप में इस्तेमाल किया। इसके अलावा शक्ति के मामले में यह वास्तव में विवान से ऊपर था। यह सिर्फ इतना था कि उसका क्षेत्र बहुत कम होने के कारण वो विवान से इस चाल में हार गया। विवान ने शांत और संयमित उपस्थिति बनाए रखी, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता और भ्रम को मिटाया नहीं जा सका। ये इंपीरियल लॉटरू बुक कुछ ऐसा है जिसे मैं 10 साल तक कड़ी मेहनत करने के बाद ही कुछ छोटे लाभ प्राप्त करने में कामयाब रहा हूं। मैंने सुना है कि आप श्यामनगर राज्य से आए हैं, इसलिए आपको इस साधना पद्धति को देखने का मौका नहीं मिलना चाहिए था। आपकी चाल मेरी चाल से अधिक मजबूत क्यों है? आरव को अपना मुंह खोलने का मौका ही नहीं मिला जब विवान ने अचानक खुद से कहा, नहीं नहीं, अभी वो बल भेदने वाला पेपर बैक नहीं था। हालांकि ये बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन इसमें सुलेख दांव कविता का एक अंश भी नहीं है। लेकिन शक्ति इतनी प्रबल क्यों है? जितना अधिक उसने सोचा, विवान को उतना ही अधिक समझ में नहीं आया। सुलेख के दांव की समझ एक दिन में नहीं बनी। विवान इस दांव में 10 साल तक डूबा रहा, इससे पहले कि उसे कुछ मामूली लाभ मिले। यही कारण है कि पिछले 2 वर्षों में उसकी शक्ति अचानक बढ़ गई। लेकिन आरव ने अभी अभी वो चाल कैसे निभाई? क्या ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ एक नजर से दूसरे लोगों की चालें सीख सकता है और शक्ति उनसे ज्यादा होगी? विवान की नजरें संकुचित हो गईं और उसने कहा, मेरी एक और चाल लो, आयरन पिक्चर सिल्वर हुक। विवान की जज पेन ने उसकी छाती के सामने एक स्ट्रोक बनाया। एक बार फिर एक तेज और भयंकर बल जारी किया गया। अगर पहले फोर्स पेनेट्रेटिंग पेपर बुक भारी वातावरण था, तो ये आयरन पिक्चर सिल्वर हुक असामान्य रूप से तेज होगा। ये आगे बढ़ने पर हमला कर सकता था और पीछे हटने पर बचाव कर सकता था। ये शाही कानून सत्य पुस्तक वास्तव में एक शक्तिशाली साधना पद्धति थी। आरव ने शांति से मुस्कुराते हुए विवान की हरकतों की नकल की। तलवार को एक बार फिर कलम की तरह इस्तेमाल किया। एक बार फिर से आयरन पिक्चर सिल्वर हुक को छोड़ा गया। एक बार फिर वही हुआ। आरव की चाल के बाद विवान का हमला कमजोर हो गया, कमजोर और शक्तिहीन हो गया, और आरव द्वारा आसानी से हल किया गया। विवान की निगाहों में गंभीरता दिखाई दी। पहले हर कोई देखना चाहता था कि तलवार दांव संकी आरव अन्य अवधारणाओं वाले साथी शिष्यों का सामना करने पर कैसे प्रतिक्रिया करेगा, लेकिन कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि परिणाम वास्तव में ऐसा होगा। विवान जो भी चाल छोड़ता, आरव वास्तव में उसी चाल से पलटवार करता। ऐसी लड़ाई शैली बहुत असामान्य थी। मंच के नीचे बैठे दर्शक एक दूसरे को देखते रहे। उनकी आंखों में गहरा आश्चर्य प्रकट हो रहा था। वे पहले भी कई बड़ी प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके थे, लेकिन कभी भी ऐसी अजीब लड़ाई का सामना नहीं किया था। चाहे आप कोई भी चाल चले, सामने वाला आपको आपकी ही दवा की खुराक देगा। इस तरह से कैसे लड़े? मुख्य बात यह थी कि अगर आरव का अपने ही सिक्के से भुगतान करना असली सौदा जैसा ही लगे तो ठीक था,
लेकिन उसका प्रतिहमला अतुलनीय रूप से तीखा होना चाहिए था। तो क्या होने वाला है आगे? आरव के साथ विवांग की फाइट का परिणाम क्या होगा? रैंकिंग में आरव की स्थान क्या होगा? ये सारे प्रश्न की जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आरव रिबॉर्न फॉर रिवेंज सिर्फ और सिर्फ हिंदी स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर।